पीसीओएस में क्या होता है, ना सिर्फ आपको डाइट अच्छी लेनी है पर उसके अलावा डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो भी आपका इशू हील कर रहे होते हैं। सिर्फ ये नहीं करना होता है खाना कम खा लें, सिर्फ खाना कम खाने से अगर वजन कम होते तो डाइटिशियन की जरूरत ही ना पड़ती। अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला ज्यादा ही खराब हो गया है ना, उसके बाद आप वेट लूज करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। पीसीओएस विदाउट लाइफस्टाइल चेंजेस ठीक नहीं हो सकता। आईआर वाले बच्चों को ये इशू होता है, वो डाइटिंग कर भी रहे होते हैं पर वेट लूज नहीं कर पा रहे होते। यू हैव डाइटिंग करनी है सही वाली, सस्टेनेबल वाली, तो आपको टाइम टेबल चाहिए। सिर्फ सप्लीमेंट लेने से मेरा वेट कम हो जाएगा, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। सो हम इसको बहुत लेमन टर्म में रखेंगे, पर बेसिक थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न बीइंग कि जब ऐसा मसला कोई हो जाए ना, अब एक दाना तो है नहीं कि जा एक हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिजीज जो चलती है आपके साथ। ऐसी चीज़ों के बारे में इट्स इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू हैव थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज तो उसकी मैनेजमेंट और आसान हो जाती है कि कल को डॉक्टर कोई बात बोले तो आपको समझ हो कि भाई वो क्या कह रहा है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है, पीसीओएस का हमें पता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ को हम ये कहते हैं, इसको हार्मोनल डिसऑर्डर है ये, और इसमें इसका जो एग्जैक्ट कॉज है ना वो इज़ नॉट येट फुली अंडरस्टूड। अगर आप कहें कि भाई ये किया है तो पीसीओएस हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग आपके जो पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं, बच्चियाँ, बड़े लोग भी होते हैं 50 इवन जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक भी, जब जिनको मसला पुराना चल रहा हो, ये चलता ही रहता है, इतना लंबा इंसान का चलता है। इसलिए इसका अभी तक स्टिल फुली एक कॉज जो है ना कि भाई ये किया तो ये हो गया, ये इट इज़ नॉट येट फुली अंडरस्टूड। बट 3-4 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अक्सर डिस्कस किया जाता है कि भाई शायद ये इश्यूज जो हैं ये मसला करते हैं, जिसमें से एक हार्मोनल इश्यूज होते हैं। जेनेटिकली भी कभी कभार ऐसे होता है कि अगर आपकी फैमिली में कुछ चलता आ रहा है तो आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमारी डाइटरी हैबिट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी आ जाती है। जिस तरह आजकल बच्चों की रूटीन्स, बहुत बच्चों की रूटीन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। उठे सुबह बगैर नाश्ता किए स्कूल कॉलेज निकल गए, उसके बाद वापस आए, टाइम नहीं था, थके हुए सो गए, उठे एकेडमीज निकल गए हैं, ना डाइट को टाइम मिल रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कि आप सिर्फ अपना आना जाना उठना बैठना कर रहे हो, कि प्रॉपर एक फिजिकल एक्टिविटी होती है ना वो है नहीं है। तो ये चंद रीजंस हैं जो अमूमन कहा जाते हैं कि भाई इनकी वजह से पीसीओएस होना एक बहुत कॉमन चीज़ है। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आपने अर्ली डायग्नोसिस कैसे होते हैं कि देखो आप डॉक्टर के पास तब जाओगे ना जब आपको लगेगा कि जब बिल्कुल ही अगर पीरियड्स का मसला हो गया, पीरियड्स मिस होने शुरू हो गए हैं, तब आप अलार्मिंग एक कंडीशन में आते हैं कि ये क्या हो रहा है। उससे पहले भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन सबसे पहले इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो बहुत कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले अगर आपका साइकिल है, आप लाइक अगर आपको 6-7 डे ब्लीड होता है तो आपका ब्लीडिंग का पीरियड कम हो जाएगा, आपका वो आ जाएगा 3-4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 3-2-1 पर ड्यूरेशन कम होगा, फिर ब्लीडिंग कम होती है, फिर स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, फिर सिर्फ शायद स्पॉट्स ही लगते रहे। अच्छा ये भी कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही होना है, अमूमन ऐसे हो रहा होता है। फिर स्पॉटिंग ही शायद होती रहे, उसके बाद फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिर 2-2 महीने बाद एक दफ़ा आ रहे हैं, फिर दवाई के बगैर नहीं आ रहे। कुछ लोगों को 6-6, 8-8 माह नहीं हुए होते पीरियड्स। ये कुछ शक्लें हैं इसकी। उसके अलावा उसके साथ और क्या इशूज़ हो रहा होता है, ओव्यूलेशन के मसले होते हैं। अगर कोई बच्ची है जिसकी शादी हुई है, अक्सर बच्चियों को पता ही तब चलता है जब उनकी शादी होती है और वो कंसीव नहीं कर पा रही होती। फिर वो कहती हैं कि भाई क्या मसला है, दे गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि हमारे कन्वेंशन से तरीका है। आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कंसीव, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो अल्ट्रासाउंड, वो सबसे पहले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड ही करेगी, वो ब्लड टेस्ट भी नहीं कराएगी। अल्ट्रासाउंड में प्रोब रखते नजर आ गया, वो तो ये तो सिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। सो अमूमन तो बच्चों को वहाँ उस स्टेज पर पता चलता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के इश्यूज जो हैं दीज आर वेरी कॉमन इन पीसीओएस। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, मैंने बाकी हार्मोन्स को तो खैर नाम नहीं लिखे इतने खास, आपने अमूमन सुना होगा LH, FSH, और तीसरा एंड्रोजन, का शायद आपने नाम ना सुना हो पर इसका बड़ा एक रोल है, वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस पहले तो एक अल्ट्रासाउंड आपको बताता है, अर्ली कभी भी हो ना, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि शक है कि मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, क्योंकि सिम्टम्स में बात ज़रूर इसलिए करूँगी कि डॉक्टर के पास हम देर से जाते हैं, पहले तो आप सिम्टम्स से पकड़ते हो ना, तो अलामात तो पता होनी चाहिए। सो करना आपने ये होता है कि पहले अलामात अपनी देखें और उसके बाद अल्ट्रासाउंड इज़ द फर्स्ट थिंग। अमूमन तो उससे पता चलता है। अगर फिर भी आपको लग रहा है अल्ट्रासाउंड इज़ क्लियर और उसके अलावा आपको फिर भी लग रहा है, फील हो रहा है कि येस मुझे अभी भी इशू है, तो क्यों है, उसके बाद फिर हम ब्लड टेस्ट की तरफ जाते हैं। उसके अलावा एक एब्रप्ट सा वेट गेन और ओबेसिटी आती है, जैसे कि अमूमन ये होता है जब हम बाहर खाना खा रहे होते हैं, हमारी डाइट नॉर्मल तो अच्छी इतनी खास होती भी नहीं है, पर उसके साथ क्या हो रहा होता है, आप आराम से, आपके 2 फ्रेंड्स हैं मिसाल के तौर पे, एक को पीसीओएस है एक को नहीं है, पर दोनों को पता कोई नहीं है कि पीसीओएस है कि नहीं। उन केसेस में क्या होता है कि आप दोनों सेम मील ले रहे हो, दोनों की मे बी सेम एज वेट हाइट है, दोनों सेम मील ले रहे हैं,
पर एक बच्ची जो है वो एब्रप्टली गेन कर रही है, मतलब एक महीने में 2-3 kg, एक महीने में 2-3 kg, अनलेस आप बहुत ही ऑफ खा रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है, इतना नहीं होता। अगर आपका बैठे बैठे एब्रप्ट गेन हो रहा है, या हर इंसान को पता होता है कि मेरा हर साल ना, मैं चूँकि ख़राब खाती हूँ, XYZ मेरी मजबूरी है, चलो हर एक ने रीज़निंग दी होती है गंदा मंदा खाने के अपने आप को, अगर आपको लगता भी है कि मैं खा रही उल्टा सीधा, पर एक एवरेज होती है हर इंसान की कि महीने में साल में 2-3 kg मेरा गेन हो जाता है, या टमी निकला हुआ है थोड़ा सा। PCOS वालों का एब्रप्ट इन केजीज गेन होता है और दबा के होता है, अच्छा खासा होता है। वहाँ पे भी अक्सर बच्चियाँ पकड़ती हैं या माएँ पकड़ती हैं कि इसका इस बच्चे का मेरे क्या मसला चल रहा है, बाकी भी तो वही खा रहे हैं, वो एक मतलब बर्गर आता है तो तीनों के आते हैं, ये एक केली को क्या प्रॉब्लम है। वो जो एक केली को प्रॉब्लम होता है तो नॉर्मली उनको ये सिस्टिक इशू स्टार्ट हो गया होता है। अच्छा, उसके अलावा एंड्रोजन्स जो मैंने बात की, ये भी एक हार्मोन है, ये जो हमें बाल निकल आना, थिक बाल निकलना, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाना, ये सर से हमारे बालों का गिरना, या इसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, ठीक है, आपके बाल बहुत गिरने शुरू हो जाएंगे, ये इस हार्मोन के इशू से होता है, ठीक है। तो पीपल विद PCOS में हैव हायर लेवल्स ऑफ एंड्रोजन, और ये भी क्यों होता है, वो होता है नॉर्मली इंसुलिन रेजिस्टेंस से। जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है, जिसमें मैं अक्सर बहुत बात करती हूँ अपने सोशल मीडिया पे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो उसको खैर आगे इन पिक्चर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का अगर आपको इशू है तो आपके एंड्रोजन्स भी एलिवेट कर सकते हैं, और ये एक ऐसा एक आप कह लो साइकिल सा है ना कि एक चीज़ दूसरी को करा रही होती है। और अमूमन चूँकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ बहुत है, किसी से घर में डायबिटिक पेशेंट है, सबके ही होता है कि आपके दादा होंगे, नाना होंगे, नानी होंगी, अम्मा अब्बा, कोई ना कोई किसी ना किसी को डायबिटीज़ का बंदा कोई ना कोई घर में होता ही है, क्योंकि हमारी डाइटरी पैटर्न ऐसे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो हमें पीछे से डायबिटीज़ के थोड़े से ना क्या कहते हैं, हमारे जीन्स में चीज़ें मिली हुई हैं हमें। उससे फिर क्या मसला होता है, ऐसे लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी होती है कि जब आप नहीं ठीक से इम्बैलेंस, जब आप खाना खाते हैं, आप फिजिकली इनएक्टिव होते हैं। बाबा फिजिकल इनएक्टिविटी की इसलिए बात कर रही हूँ कि हम लोग इसको बहुत जस्टिफाई करते हैं कि मैं मतलब कॉलेज जाती हूँ ना, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट बहुत दूर है, पसीना हमें आ जाता है, हम पसीने को भी फिजिकल एक्टिविटी से बहुत कनेक्ट करते हैं। पसीना आ गया, वॉक हो गई है, बड़ी अच्छी वॉक हुई है, पसीना आज ना बहुत अच्छा आया मुझे, मैंने बड़ी अच्छी वॉक की है। हम पसीने को बहुत कनेक्ट करते हैं, पसीना कोई कनेक्शन नहीं है फिजिकल एक्टिविटी से। पसीना अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा जो है आपका वेट लूज होगा, या बड़ा अच्छा कोई आपका फिजिकल एक्टिविटी चल रही है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के 30-40 मिनट किसी काम में लगाना। वो वॉक हो सकती है, वो जिम हो सकती है, वो ट्रेडमिल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको ईजी लगता है, जो आपको सूट करता है। पर ये कहना कि चूंकि मैं अपने घर काम खुद करती हूँ, मतलब मैं पोछा खुद लगाती हूँ, मैं बर्तन खुद होती हूँ, मशीन खुद लगाती हूँ, ये हमारे नॉर्मल काम है घर के, नॉर्मल में आते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब फिजिकल एक्टिविटी होती है, पीछे पेरेंट्स से भी आपको चीज़ मिली होती है, तो ऐसे बच्चे जब डाइट ख़राब करते हैं और फिजिकल इनएक्टिविटी तो होती है, उसके बाद उसकी वजह से वेट गेन होता है, तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकता है उनकी बॉडी में, चाहे बच्ची 13 साल की ही क्यों ना हो। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है ये इशू एसोसिएटेड है विद बड़ी बच्चियाँ। जी अच्छा, यस, हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सारे यहीं से शुरू होती हैं चीज़ें, मसले होते हैं। तो मैंने जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे छोटा एज का पेशेंट देखा है, दैट गर्ल वाज 8 years old, और वो तो पेशेंट आई भी नहीं थी, उसकी मम्मा आई हुई थी। तो मैंने उनकी मम्मा से कहा, मैंने कहा कि उनकी हिस्ट्री ले रही थी, उनको भी नहीं पता उनको क्या मसले मसाइल हैं, पर आप एज ए डाइटिशियन इतने मरीज़ देख के पता चल ही जाता है, पेशेंट से हिस्ट्री लेते हुए, कुछ फिजिक देखते हुए। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों का टमी निकला होता है, बाकी बॉडी बेशक ठीक हो, आपको टमी एक पाउची से टमी नज़र आएगा, ठीक है, और ये मसला ओरिजिनेट भी आपके टमी से ही होता है। तो ये कहना, अच्छा ये भी सवाल बहुत आता है सोशल मीडिया पे, मेरी बाकी सारी बॉडी ठीक है, सिर्फ टमी का मसला है, सिर्फ टमी कम करने के लिए बताएं। ख़वातीन में सबसे पहले आना ही टमी पे शुरू होता है। हमारी होती है पियर शेप्ड ओबेसिटी। कभी नाशपाती को देखा है, ऊपर से पतलू सा होता है, वो एकदम नीचे से आके मोटा होता है। मर्दों की होती है एप्पल शेप, और ये डॉक्यूमेंटेड, ये मैं कोई बात खुद से नहीं कर रही, ये रिसर्चेज हैं, किताबों में, मेडिकल बुक्स में लिखा हुआ है कि मर्दों की होगी हमेशा एप्पल शेप ओबेसिटी। वो पूरे गोल होते हैं, वो यहाँ से शुरू होते हैं और पेट तक गोल होते हैं। हम ऊपर से पतले, नीचे से गोल होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बीमारी हमारी सारी उस पेट से ही आती है, ठीक है। अब पेट का जो मसला है, ये समझना कि मैं फलाना टोटका करूँगी,
किसी आप बहुत से लोग होते हैं, नेबर्स आएंगे, फलाना आया, उसने देखा कि मेरी दोस्त है, जैसे फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को मशवरा दे रही होती हैं, फलानी चीज़ खा लो, उससे ना फलाने का बड़ा अच्छा वजन कम हुआ था। कोई भी तरीकाकार ऐसा नहीं अभी तक इजाद हुआ कि आप कहें कि मैं कोई एक ऐसी चीज़ कर लूँ, मैं कोई टोटका कर लूँ और मेरा वज़न जो है या पेट जो है वो सिर्फ कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक अप्रोच है, एक लाइफस्टाइल अप्रोच है, ये कोई एक टोटका, तरकीब, टिप, रेमेडी, ये कुछ नहीं है ऐसा। सबसे पहले इसमें डाइटरी मैनेजमेंट ही आनी है, सेकंड पे फिजिकल एक्टिविटी ही आनी है और थर्ड पे हेल्पिंग सप्लीमेंट्स ही आने हैं। और इनका ऑर्डर भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, कोई भी आप यूट्यूब पे, गूगल पे ऐड वैड दे के कभी इंप्रेस ना होइएगा जो ये कभी क्लेम करे कि हमारा सप्लीमेंट खाओ, यही खा के कुछ हो जाएगा, मतलब चर्बी, ये सप्लीमेंट की ये जो कैप्सूल अंदर जाकर चर्बी खाना शुरू कर देगा। दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। ये ऐसा नहीं होने वाला, कभी पहले पीछे ऐसा कोई सप्लीमेंट या दवाई आई है ना आगे कभी आनी है, क्योंकि ये मसला भी आपका डाइट से और वॉक और फिजिकल एक्टिविटी, इन मसलों से शुरू होता है और ये ख़त्म भी यहीं से ही होना है। उसके अलावा कभी कभार कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो इतने एलिवेट कर जाते हैं कि फॉर द टाइमिंग आपको उनको नीचे करने के लिए थोड़ी सी मेडिकेशन लेनी पड़े। मे बी ऐसे एंड्रोजन ज़्यादा ही हाई हो गए हैं, बहुत ही बाल निकल आए हैं, क्योंकि जिनके हो ना उनके बहुत ज़्यादा ख़राब निकल आते हैं, एक्नी बहुत सिवियर हो जाती है। उस टाइम पे इसको लो करने के लिए कभी कभार हेल्प के तौर पे थोड़ी सी मेडिकेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन में भी फ़र्क है। मेडिकेशन और चीज़ होती है, सप्लीमेंट्स और चीज़ होती है। ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे रहा है कि आपको मेडिकेशन दे रहा है। अगर मेडिकेशन दे रहा है ना, कोई दवाई है, तो वो अमूमन आपको कोई हार्मोन इतना कोई ज़्यादा ही एलिवेट होता है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इशूज़ आ रहे होते हैं, तो फॉर द टाइमिंग वो आपको दे देगा कि चलो थोड़ा सा बच्चा साथ साथ वॉक वगैरह कर रहा है या कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट किया या उसने अपना पैटर्न, ईटिंग पैटर्न या लाइफस्टाइल ठीक करना शुरू किया, तो ये थोड़ी दवाई थोड़ी देर के लिए एंड्रोजन्स लो कर देगी। क्योंकि बच्चियों को इसके हाई होने से बहुत मेंटली भी स्ट्रेस होता है। मतलब देखिए, यहाँ बाल उतर रहे हैं, यहाँ लगे जा रहे हैं उल्टा उतर के, और ये जो है आपके एक्नी हुई जा रही है। बच्चे तो बहुत परेशान होते हैं इस मसले से, ठीक है। सो हाइपर इंसुलिनीमिया की बात हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात होगी, उसके अलावा अदर सिम्टम्स। तो थर्ड कैटेगरी है ना, ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस इशू को छोड़े रखें, क्योंकि बच्चियाँ अक्सर ये प्रॉब्लम करती हैं, इसलिए उनको होता है कि बस पीरियड्स ही नहीं ना हो रहे। जो अनमैरिड बच्ची की बात करें, छोटी बच्ची 13-14 साल की बच्ची ना, उनकी मदर से कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है इस मामले में शर्म बहुत होती है कि हाँ मम्मा को जाकर भी बता मैं पीरियड्स नहीं हुए इस महीने, ठीक है। वो बताती भी नहीं है और उनको लग रहा होता है तो पीरियड्स ही ना हो रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उनको अभी फ़ौरन से फिजिकली इतना शायद फ़र्क ना पड़ना शुरू हो कि मोटापा ना शुरू हो। मोटापे पे आके बच्चे एक दफ़ा ज़रूर कहते हैं, मदर्स भी ज़रूर पकड़ते हैं कि इसको क्या हो रहा है मेरे बैठे बैठे एक ही बच्चे को बीच में। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, इसको हम कहते हैं फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि पीसीओज ने सिर्फ वजन ज़्यादा नहीं कराना और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं करानी, उसने आगे करना है, अगर आप इसको छोड़ दो तो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो जाती है और बड़े आराम से होती है। इतनी बच्चियाँ छोटी छोटी उम्र की ना प्री डायबिटिक तो आराम से होती हैं, ये पीसीओज वाली बच्चियाँ, ठीक है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो ये, अच्छा आप टाइप 2 डायबिटीज़ को उसके बाद अच्छा पता भी नहीं चलता, डायबिटीज़ को लेके भी हमारा ये मसला होता है। इसके फ़ौरन से सिम्टम्स ये नहीं है कि डायबिटीज़ को तो कोई दाना है कि दर्द होगी और आप डॉक्टर के पास जाओगे। ये काफ़ी अर्सा साइलेंट रहती है, काफ़ी अर्सा, और ये साइलेंट से जब निकलती है ना बाहर, जब सिम्टोमेटिक होनी शुरू होती है, तब गड़बड़ काफ़ी हो चुकी होती है, तब हर चीज़ बिगड़ गई होती है। ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाएगा, उसके अलावा दिल की बीमारियों का इशू शुरू हो जाता होता है, वेट गेन हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप वेट फिर उसके बाद लूज़ करना भी चाहो। अच्छा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने का मसला ये भी होता है कि अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला ज़्यादा ही ख़राब हो गया है ना, उसके बाद आप वेट लूज़ करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। दैट्स द मेन इशू। यही समझाने में आपने करना फिर क्या है कि जब, क्योंकि आईआर का मसला हर तीसरे के अंदर है, हर तीसरे के अंदर। अब वो क्या होता है, थोड़ा सा एक हाइपोथायराइडिज्म पे, पीसीओज और हाइपोथायराइडिज्म साइड बाय साइड भी चल रहे होते हैं। इन सम केसेस देखा गया है पीसीओज के, इन सम केसेस रिसर्चर्स कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म का इशू भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर आपके एलएच एफएसएच करवाने के अलावा शायद आपका T3 T4 TSH भी कराए, जो कि थायराइड प्रोफाइल है, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है। फिर बच्चे परेशान होते हैं कि अच्छा पीसीओज के लिए अलग डाइट लें और हाइपोथायराइडिज्म के लिए अलग डाइट लें। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो पीसीओ कंट्रोल करने की डाइट होती है ना, उससे हाइपोथायराइडिज्म और जो मैंने ऊपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपसे डिस्कस किए, ब्लड प्रेशर का मसला, टाइप 2 डायबिटीज़, पीसीओज या हाइपोथायराइडिज्म, ये जो पीसीओज की डाइटरी मैनेजमेंट है ना, उसे सब ट्रीट हो जाता है। इसलिए अगर किसी को साइड बाय साइड ये मसले चल भी रहे हैं, इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? हमारे पास जब पीसीओ केसेस आते हैं ना, 70% तक बच्चियों में ये होता ही होता है।
ठीक है। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं हर किसी में हो। मैंने जैसा स्टार्ट में बताया, सिम्टम्स जब मैं डिस्कस कर रही थी, हर किसी का PCOS का इशू थोड़ा अपने हिसाब का ही होता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ कंडीशन इन विच बॉडी सेल्स बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। उर्दू में अगर मैं इसको बताऊँ आम अल्फाज में, वो होता ये है कि आपकी बॉडी इंसुलिन, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ कर रही है, उसके रिस्पॉन्स में सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। निकल भी रही है इंसुलिन पर सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसे कहते हैं इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है, ठीक है। वो रेजिस्ट कर रहे हैं सेल को, अंदर नहीं जा रही है, सेल्स के अंदर नहीं जा रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला और बढ़ रहा है, ये हो रहा होता है बेसिकली। अब उससे इन रिटर्न क्या होता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, ठीक है। और इससे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन भी रहना शुरू हो जाती है, जो ये नहीं कि आपको दर्द वर्द होगी, पर इंटरनल ऑर्गन्स में। उसके बाद जो सबसे ईजी तरीका है इसको चेक करने का, वो ये है जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, उनकी गर्दन पे ऐसी लाइंस आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतनी डार्क हो, ये बैक से शुरू होती हैं और सर के बिल्कुल यहाँ ऊपर से, और ये भी नहीं कि बिल्कुल बहुत विजिबल यहाँ पे होंगी। जब ये खुदा ना खासा यहाँ ना शुरू हो जाए ना, उसका मतलब बहुत गड़बड़ हो गई है। उससे पहले पहले ये बिल्कुल बालों के अंदर शुरू होंगी, फिर ये नीचे आती रहती हैं, फिर ये यहाँ आती हैं, फिर आगे तक तो काम बहुत ही ख़राब हो गया होता है। उसके अलावा नकल्स, आपके अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स और आपकी कोनियाँ, ये वो चंद एरियाज़ हैं जो आपको थोड़े से ज़्यादा डार्कर लगेंगे देन अदर एरियाज़ ऑफ योर बॉडी। उसमें फिर क्या होता है, अक्सर लोगों को लगता है कि भाई माँ से कहती हैं नहीं ये नहाती नहीं ना, इसलिए ठीक से नहीं, इसको गर्दन साफ करने नहीं आती इसलिए हो रहा है। आप कितने भी गर्दन पे ब्लीच भी कर लो, ये नहीं जाने वाला, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत लोगों ने, जो लोग मुझे सोशल मीडिया से जानते हैं, उन्होंने बहुत कहा था कि जब ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा आपने मोरेन जी का रोल लाजमी बताना है कि उसका रोल क्या होता है इसमें। यू हैव टू यूज़ सम सप्लीमेंट या कोई ऐसी चीज़, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, जो आपका सबसे पहले वो इशू कंट्रोल करे। अब होता क्या है, IR वाले बच्चों को ये इशू होता है, वो डाइटिंग कर भी रहे होते हैं पर वेट लूज़ नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि IR को कंट्रोल करना थ्रू डाइट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, विल टेक मोर टाइम। और PCOS वाला बच्चा वैसे ही बड़ा परेशान बैठा होता है, उसको होता है भाई मुझे जल्दी से कुछ करें ताकि गिरना शुरू हो। वट मोरेन जी डज इज इट डायरेक्टली काउंटर्स दैट इशू। अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो या प्री डायबिटिक हो, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या आपको PCOS का मसला है, ऐसा कोई भी हेल्थ इशू जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं से आ रही है ना, उसमें फिर ये बहुत हेल्प करता है। बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आपको ओबेसिटी करा रही है, एब्डोमिनल ओबेसिटी पेट वाली, और वही आपका वेट फंसा रही है, और वही आपको जो है वेट गिरने नहीं दे रही है, और वही आपका PCOS बदतर से बदतर करे जा रही है। तो इसका वहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, सिंपल से इसकी जो है आसान अल्फाज में। पर ये अगेन यही कहना कि सिर्फ सप्लीमेंट लेने से मेरा वेट कम हो जाएगा, दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। सबसे पहले डाइट ही आएगी। अब ऐसे नहीं होगा कि सुबह आप नाश्ते में नान खा रहे हो या वाइट ब्रेड खा रहे हो, सुबह सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरा तो मसला हल हो जाएगा। डाइट पहले ही आनी है, फिजिकल एक्टिविटी सेकंड पे ही आनी है, और सप्लीमेंट्स और मेडिकेशंस हमेशा थर्ड नंबर पे ही आनी है। दवाइयाँ, जिन लोगों को किसी को PCOS है यहाँ पे, किसी PCOS वाले पेशेंट को वो जानते हैं, उनको पता होगा कितने कितने साल दवाइयाँ खा रहे होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और हमेशा फ़र्क पड़ता है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से, ठीक है, और लाइफस्टाइल चेंजेस ही रिक्वायर्ड हैं सारे इशू में। जी, मैंने कहा था कि आप ये लास्ट टाइम आपने कहा था। और मेरा ना माशाल्लाह, मैं तो इतनी आपको दुआएं देती हूँ, मेरा 20 kg वेट कम हुआ है, मोरिन जितनी मैंने चूज़ किया है। और अच्छा, 20 kg, माशाल्लाह। लास्ट टाइम मैं थी ना, मैंने आपको कहा था मेरा 16 था। अच्छा अच्छा, मैंने फिर किया और माशाल्लाह अब मुझे मोरिन जी, मतलब मैं नहीं ले रही ना। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन ये है कि जैसे आपने बताया ना, सादा सबसे अच्छी बात ये लगी थी, सादा खाना, सादा ग़िज़ा हमारी मैं हमेशा ये समझा रही होती हूँ कि हमारी जो नॉर्मल डाइट है ना, उसी को एबनॉर्मल करके काम ख़राब होता है हमारा। 82 मेरा वेट था, अभी कितना है? अब मेरा 62 है। सी, आप लोगों के सामने एग्जांपल है कि 82 से 62 आना इज़ कमेंडेबल। इतनी आपको बताती हूँ, कोई भी मैं ये सबसे अच्छी बात आती है लगती है, एक तो YouTube से कोई चीज़ भी ना नहीं, दूसरी ये बात अच्छी लगती है कि YouTube पर देखना भी है ना, तो आप जाकर यमुना चर्चा करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी स्पेशल आज आपको मिली। अच्छा, हेलो बेबी। अच्छा, डाइट रिमाइंडर में जैसे उन्होंने बात की ना, डाइट सादा ही होती है। हम पता है गड़बड़ कहाँ करते हैं, हम डाइट से क्यों डरते हैं? हम जाते हैं सीधा गूगल पे, गूगल आई हैव PCOS प्लीज टेल मी व्हाट टू ईट। फिर गूगल कहता है फलानी बेरीज खाओ, तो एवोकाडो ना खाए तो मर जाओगे। तो क्योंकि वो अंग्रेज़ों की बनाई चीज़ है ना, कोई देसी बंदा तो लिख नहीं रहा।
हम जैसे जिस मिसाल के तौर पर जब मैं पढ़ रही थी सब्जेक्ट, तो हम भी अंग्रेज़ी किताब ही पढ़ते थे, उन वही लिखा होता था। उसके बाद डबल ट्रिपल मेहनत लगती है उन चीज़ों को ट्रांसलेट करने में हमारे देसी फूड में। अगर हमें फ़लानी चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसको ऑल्टरनेट बेहतर से बेहतर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि पीसीओज़ में क्या होता है, ना सिर्फ आपको डाइट अच्छी लेनी है, पर उसके अलावा डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो भी आपका इशू हील कर रहे होते हैं। सिर्फ ये नहीं करना होता है खाना कम खा लें, सिर्फ खाना कम खाने से अगर वज़न कम होते होते तो डाइटिशियन की ज़रूरत ही ना पड़ती। क्योंकि सबसे आसान काम यही है ना कि आप ज़्यादा खा रहे थे, चलो मैं कम खाना शुरू कर देता, कोई मसला नहीं, वज़न कम हो जाएगा। पर कुछ केसेस में ये काम करेगा, ये काम कर जाता है कि आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा डाइट कम कर लो अपनी। पर नॉर्मली क्या होता है, कितना लूज़ कर पाओगे, 4-5 kg। पीसीओएस वाले ने ना कम से कम 15-20 kg तक आराम सा एक वेट है जो चढ़ा होता है, वो उतारना होता है। 4-5 kg इस तरह से ठीक कर लेना इज़ वेरी इजी, पर पीसीओ पे ठीक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके लिए डाइट क्या करनी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। अगली चीज़ भी इज़ अ लिटिल वो है कॉम्प्लिकेट, तो मैं नहीं कहूँगी, समझने वाली है, तस्वीरें खींच लेना आप लोग। एक वर्ड होता है लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट। कार्बोहाइड्रेट से, जैसे मेरे किसी फॉलोअर निकाले मुझे कहा था कार्ब से ज़रूर बात कीजिएगा, मुझे पीसीओएस सारे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दो, और मैं सख्त खिलाफ हूँ कोई भी न्यूट्रिएंट निकालने के, क्योंकि अल्लाह ने न्यूट्रिएंट्स ख़राब नहीं बनाए थे, ना फूड्स ख़राब बनाए थे, हमारी मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है। अब एक बच्चा है, एक बंदा है जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वो कहे कि मुझे सुबह दोपहर शाम रोटी ही खानी है, तो ये गलत बात है। उतनी कैलोरीज लें जितनी आप बर्न कर पा रहे हैं, उस तरह के न्यूट्रिएंट्स लें जितने आपकी मसले को, आपकी बीमारी और आपने वेट अपना और अपनी एज, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे इनकॉर्पोरेट करके अपनी डाइट जो है वो रखनी होती है कि अच्छा मैं ये खाना चाहती हूँ। उसमें क्या होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू भी नहीं कार्बोहाइड्रेट्स में। इशू आता है आपकी डाइट जो है वो लो ग्लाइसेमिक लोड होनी चाहिए। अब इसमें कुछ ऑप्शंस है, अभी भी वही अंग्रेजी मेरी किताब का स्क्रीनशॉट है, पर मैं आपको उर्दू में बताती हूँ। डाइट की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारी डाइट में होते हैं ग्रेन्स, ठीक है, अनाज खाते हैं हम। कुछ होते हैं जो आप, कुछ एक कैटेगरी ऑफ अनाज होती है जो आप डेली खा सकते हो, एक वो है जिसको कम खाना चाहिए, एक वो है जिसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाल कैटेगरी है। अब नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने लिखा हुआ है मिक्स ग्रेन ब्रेड्स। अच्छा, वो लोग ब्रेड खाते हैं, हम रोटी खाते हैं। मिक्स ग्रेन का मतलब ये है कि आपको होल व्हीट खालिस गंदम का आटा इज़ अलाउड, बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। अपने हिसाब से आपकी हर एज वेट की एक क्वांटिटी होती है, हर बीमारी की क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी में रह के अगर आप खाएं तो उसका कोई मसला नहीं है, ये सेफ ऑप्शन में आती है। पर एक बंदा जब तो दिन का स्टार्ट ही मिडल से करता है, येलो वाली इस लाइन से करता है, कैटेगरी से करता है कि जिसमें वो ले रहा होता है वाइट ब्रेड वगैरह, अब वो प्रॉब्लम है, वो आपने नहीं लेनी, ठीक है। उसके अंदर आप बाजार के बने सीरियल्स लेते हैं, हमारे यहाँ सीरियल्स अच्छे नहीं बनते, इसलिए मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि सीरियल वाली कैटेगरीज अलाउड, बिकॉज यहाँ पे नहीं मिलते। यहाँ होल व्हीट पास्ता तलाश करना ही एक बहुत मुश्किल काम है। तो ये वाला जो है ये तो खैर इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें सिर्फ उन्होंने बहुत सारे ग्रेन्स लिखे हैं, क्योंकि हम वो इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग जो काम की बात है वो याद रखनी है, दैट इज़ कि जो एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी वाली बच्ची जिसकी 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी हो, जो वॉक करती हो सही वाली, और उसके अलावा वो जाती हो जिम वगैरह, अगर जा रही है तो वो भी डिपेंड करता है। मैं कभी भी जिम घंटे से जो लोग घंटा कर रहे तो मैं रिकमेंड नहीं करती, मैं कहती हूँ 40 मिनट्स में आ जाया करें, बहुत है, इतना भी लेथार्जिक नहीं करना होता बॉडी को। उसके अलावा आप जब स्कूल कॉलेज वगैरह जा रहे होते हो, उसके बाद 30 मिनट्स यहाँ लगा रहे होते हो, उसमें फिर आपको रोटी अलाउ तो है, उसे ग्रामेज कंट्रोल कर लें। हमारी पाकिस्तानी जो रोटी है ना, वो अमूमन होती है 80-90 ग्राम्स की, वो जो बनती है तवे के साइज़ की, ठीक है। कितनी भी आप बारीक कर लो, कुछ भी कर लो, वजन करना सीखो, ये एक माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कितने इंची करें, मेरी इवन अपनी खुद की वीडियोज़ हैं जो स्टार्ट है, मैं कहती थी हाथ के साइज़ की ले लें। उसके बाद मैं नोटिस करना शुरू किया, लोग बनाते हैं हाथ के साइज़ के, पर ग्राम में जो उतनी की उतनी होती है, वो पेड़ा छोटा करने की आदत ही नहीं रही। पेड़ा छोटा करना ना, मैंने इवन अपनी मदर को भी देखा कि उनको पेड़ा छोटा करना बहुत मुश्किल लगता है। वो एक आदत बनी होती है ना एक स्पेसिफिक साइज़ का पेड़ा बनाने की, पेड़े छोटे नहीं हो रहे होते, पेड़ा उतना ही होता है, रोटी का साइज़ छोटा होता है, बिकॉज साइज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा, साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क पड़ना है ग्रामेज से। तो ग्राम जो है आपका रोटी का, वो 40-50 मिनट डन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद, और ये पकने के बाद है, ये पेड़े का वेट नहीं है, खुश्क आटे का वेट नहीं है, पकने के बाद वाली रोटी का वेट है। और इससे मैंने बहुत अच्छा, मैं जो बातें बताऊंगी ना सारी वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैंने पेशेंट के ऊपर अप्लाई की हैं और उनको फ़ायदा हुआ है। तो 40 ग्राम्स की रोटी बहुत सेट रहती है और उसका अच्छा साइज़ होता है। मेरे पास इंटरनेट है, मैं आपको दिखाती कितनी साइज़ की होती है। मेरे पेशेंट ने कल भेजी थी मुझे रोटी साइज़ करके, 40 ग्राम्स इज़ अ गुड साइज़, उससे भूख भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद क्या है, लोग राइस का पूछते हैं। राइस में ये देखें, ये लिखा हुआ है चूज़ लेस ऑफन, राइस सेकंड कैटेगरी में आता है, आप डेली राइस नहीं खा सकते, ठीक है। और बाकी इसमें तो और कोई चीज़ नहीं है फ़ायदेमंद।
इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स। फिर लोगों को होता है कि हमेशा फ्रूट अलाउ नहीं है। फ्रूट अलाउ होता है, अगेन वही बात, अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, और उसके अलावा 30 मिनट्स वॉक शॉप कर रहे हैं, वो दिन में एक फ्रूट ले लें। फ्रूट को पेट भरने का स्नैक नहीं समझना। अक्सर लोगों को लगता है, जब मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि अच्छा, जिनको मैं खुद भी इवन डाइट बता रही होती हूँ, जो कंसल्टेशन वाले पेशेंट होते हैं प्रॉपर, जो हॉस्पिटल या ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह लेते हैं, वो पूछेंगे अच्छा हमने खाना स्किप कर दिया, मैंने बहुत कम खाया आज, मैंने खाना स्किप कर दिया, पर मैंने फ्रूट खा लिया। आपको पता है फ्रूट की कैलोरीज और रोटी की कैलोरीज ऑलमोस्ट बराबर पड़ जाती हैं। जो अगर 40 ग्राम्स की रोटी लें, आप एक फ्रूट लें, कैलोरीज तो सेम ऑलमोस्ट हो जाती हैं। तो हमें लग रहा होता है हम कम खा रहे हैं, पर हम कम नहीं खा रहे होते। सेम गोज विद सम पीपल से कि भाई वो कम खाते हैं और रस खा लेते हैं, रस चाय कंटेन्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज, बहुत ज़्यादा कैलोरीज। ये कहना मैं चाय कम पीती हूँ पर इतनी चीनी डालती हूँ, चीनी तो चीनी है भाई, चीनी इज़ बैड फॉर यू, ठीक है, अनलेस आप स्टीविया या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर रहे हो। एंड देन अगेन एक और बात बता दूँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर सेफ होते हैं, उनसे डरना बंद करें। WHO की लेटेस्ट रिसर्च आई है, उसमें ये था कि पहले ये एक थी चीज़, पहले 2021 तक एक क्लेम था कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं ना, ये बैड होते हैं, आप सिर्फ स्टीविया ही लें, क्योंकि स्टीविया जैसे शुगर केन से बनते हैं ना, ठीक है। जैसे दो तरह की शुगर की टाइप्स होती हैं, एक होता है कि आपकी गन्ने से बनती शुगर है हमारी, जो सफ़ेद चीनी है हमारी, उसके अलावा स्टीविया भी एक प्लांट का नाम है और प्लांट से शुगर बन रही है, ठीक है। ट्रॉपिकाना में स्टीविया है, फिर ठीक है। वो देखो पता क्या मसला ये, हमें ना जो क्लेम्स लिखे होते हैं ना, उन पे हमें भरोसा मजबूरन करना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान में क्लेम बड़े बड़े लिखे होते हैं, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, उन्होंने लिखा कुछ होता है, अंदर चल कुछ रहा होता है। पर अगर एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए अगर पीछे फूड लेबल ठीक है ना, अगर स्टीविया डला हुआ है ना उसके अंदर, तो फिर स्टीविया ही है, क्योंकि स्टीविया का प्रॉब्लम नहीं है। इवन आपको पता है जीरो कोक शोक चीज़ें जो हैं, वो जो कार्बोरेटेड बेवरेजेस अब निकले हैं जीरो शुगर के साथ, वो सेफ़ हैं। WHO की लेटेस्ट रिसर्च आई जिसमें उन्होंने कहा सेफ़ है, क्योंकि जब ये निकलना शुरू हुए थे ना, लोगों ने बहुत बवाल सा मचाया था कि भाई ये क्या है, इन्होंने एक और नई चीज़ निकाल दी है, फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। इन सम रिसर्चेज लिखा हुआ है कि कैंसर कॉजिंग भी थे, ठीक है। पर अब रिसर्चेज वही बात है, क्लेम है को रिसर्च पढ़नी नहीं आएगी, इसमें बड़ी बहस हुई है। पिछले 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है जब ये रिसर्च आई थी, बड़ी बहस हुई थी इस पर कि तो कैंसर कॉजिंग है। WHO ने कह दिया कि ये तो सेफ़ है क्या नहीं है। उस पर फिर ये हुआ था, बल्कि नहीं सॉरी, WHO ने कहा पहले कि नहीं इनका इशू है, पर वो जो क्वान्टिटी की बात कर रहे होते हैं, क्वांटिटी जो कैंसर कॉजिंग है दैट्स टू मच, वो हम नहीं ले रहे होते। अक्सर रिसर्चेस रैट्स पर ही होती है, उनको ढेर डोज दी जा रही होती है। तो आप गूगल पे कि ये फलाना स्वीटनर सेफ है कि नहीं है ना सर्च किया करें, आपको समझ ही नहीं आनी स्वीटनर वाली तो थेरी की। यस, स्टीविया है, ये हमारे टेस्ट बड्स के साथ स्टिमुलेट करके फिर स्वीट होता है। हाँ जी, स्टीविया जो है ये उससे जनरेट करते हैं वो लोग। हाँ जी, पत्ते से आता है, तो ये तो बिल्कुल सेफ होता है। हाँ, स्टीविया सेफ है। और एक ग्लूको क्या नाम है उसका, नहीं शिट में नाम से माइंड से निकल गया, एक और मॉन्क फ्रूट है एक, वो काफ़ी महंगा है वैसे, उसका भी स्वीटनर होता है, वो भी एक फ्रूट के अंदर से निकलती है वो मतलब चीनी कह लो, चीनी तो निकलना चाहिए, खैर स्वीटनर बनाते हैं वो। और उसके बाद स्टीविया सेफ है, हमारी वाइट चीनी इज़ बैड। हाँ, स्टीविया भी पहले महंगा था। When I studied stevia for the first time, it was back in 2014 and I read it in a book. और जब मैंने हमारे यहाँ सर्च किया तो बहुत महंगा था। वो तब यूज़ ना होना शुरू हो गया ना, कि उस पर जितना डिमांड एंड सप्लाई की बात है, जितनी डिमांड उतना फिर उन्होंने ज़्यादा हो गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने रेट कम कर दिया। मॉन्क फ्रूट शायद इन फ्यूचर आए, पर वो बड़ा महंगा है। मॉन्क फ्रूट अभी बहुत महंगा है। मुझे शुगर है लाइक, तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है। 2 आवर्स में कोई दवाई ले रही हैं आप उसके लिए, शुगर के लिए? उसकी वजह से हो रहा होता है आपकी। खैर अभी मैं डाइट है बात करती हूँ ना, कि डाइट अपने आप सैटिस्फाई के लिए, पेट भरने के लिए क्या करना होता है, बिकॉज यू डोंट नीड टू इंक्रीज रोटी की अमाउंट, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर, बजाय से कि आप रोटी इंक्रीज करो, ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स में कैटेगरीज हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है ये डेली यूज़ कर सकते हो, ट्वाइस अ वीक, और बस चस्का। थर्ड कैटेगरी चस्का, कि वाटरमेलन आया है खाना है, कभी कभार खा लें, बनाना आया कभी कभार खा लें, मतलब वंस अ वीक और समथिंग, ये यू कैन यूज़ डेली, इनमें से कुछ भी। और हमारे यहाँ यही चल रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है मैंगो का। अच्छा, इन चीज़ों में ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी आप क्या ले रहे हो। अगर आप मैंगो इतने साइज़ के 2 मैंगो आप ले रहे हो, वो फिर काम ख़राब है।
रोटी भी अलाउ है पर क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। इन लिस्ट्स के बावजूद भी आपको क्वांटिटी ध्यान रखनी है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इन लिस्ट्स के बावजूद भी आपको क्वांटिटी जो है वो ध्यान रखनी है। मिसाल के तौर पे आप मीडियम वाली चीज़ रोज़ाना ले सकते हो। अगर आप चेरी सिर्फ एक खा लीची एक खा रहे हो फिर तो क्वांटिटी ठीक है ना, फिर तो इतना लोड नहीं डलेगा बॉडी के ऊपर। इसी को आप ज़्यादा ले लोगे तो मसला है फिर वो। मैंगो जो है, मैंने इसे वीडियो भी की थी, इट वॉज 160 ग्राम्स का मैंगो जो है वो ठीक रहता है एक दिन में, ठीक है। ऑलमोस्ट 160 ग्राम्स बनती है वो क्वांटिटी। उसको आप ना एक दिन, अच्छा फ्रूट भी ऐसे नहीं करना कि डेली सेम ही फ्रूट ले लिया कि अलाउ है डेली सेम ले लिया। जितना फ्रूट बदलेंगे, अच्छा मुझे मोटा मोटा नज़र नहीं आ रहा, इसमें है क्वांटिटी बिकॉज आई रिमेंबर राइटिंग इट डाउन। तो जितना आप फ्रूट का बदल बदल के लेंगे, जितना आप सब्जियों को बदल बदल के लेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। इसलिए जब भी आप जाएँ फ्रूट को चूज़ करें या रखें अपनी डाइट में, तो देखना है कम से कम 2 दिन एक ले लिया और 2 दिन एक ले लिया। ये मैंगो का आपने एक स्टोरी भी लगाई थी ना, लगाई थी, मेरे दिमाग से क्वांटिटी एग्जैक्ट निकल गई है पर आई थिंक 165 ग्राम्स, ठीक है। 1 कप डाइस्ड वो आपने बाउल सा है वो, एक कप होता है या बेकिंग बोल कह लो, जो छोटू सा होता है ना, 1 कप वाला जो बेकिंग का सांचा सा होता है, कप सा बना होता है, वो डाइस्ड हो तो वो तकरीबन 165 ग्राम्स बनता है। 165 ग्राम्स तक आप ले सकते हो। मैंगो इज़ नॉट द इशू, क्वांटिटी इज़ द इशू। क्वांटिटी हर चीज़ की, व्हेन इट कम्स टू पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ वगैरह, उसमें क्वांटिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। ये ज़रूर बात ध्यान में रखनी है। अलाउ सब कुछ होता है, हमें क्वांटिटी बैलेंस करना नहीं आता, दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग। अच्छा जी, उसके अलावा विटामिन डी का और ओव्यूलेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। बच्चियां जो मैं जब भी किसी को करवाया विटामिन डी 2, 3, 4, 5 इतना निकल रहा होता है, कहाँ इसको 35 तक तो कम से कम होना चाहिए। इसलिए जिसको भी पीसीओएस का हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, अपना विटामिन डी वगैरह लाजमी चेक करवाएं। जब वो लो है तो उसकी डोजेज पूरी, उसकी डोज लेकर विटामिन डी का कैप्सूल खा के उसको पूरा करके रिपीट कराएं, क्योंकि गिरता रहेगा। ये ठीक होता है, गिरता है, ठीक होता है, गिरता है। इन विटामिन डी का ये भी इशू होता है कि इसको लेके भूल नहीं जाना कि अच्छा मैंने कोर्स कर लिया, मैं जरा ठीक चल जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। इसमें ये गिर भी जाता है दोबारा। ये मतलब अगर आपने एक कोर्स किया है तो 2 महीने आपके 3 महीने निकाल देगा, कोर्स वाले पर, कोर्स के बाद भी इंक्लूडिंग ना 4-5 महीने निकल जाते हैं। दोबारा टेस्ट करें, दोबारा टेस्ट कराएं, क्योंकि विटामिन डी और ओव्यूलेशन का और पॉलिसिस्टिक ओवरीज का आपस में बहुत कनेक्शन है, ठीक है जी। अब आते हैं डाइट पे। अच्छा जी, सबसे पहले आता है बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैक्रो एंड माइक्रो बोथ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं प्रोटीन, कार्ब, फैट हमारे। माइक्रो में आते हैं जो कि आप लोगों को खुद से बैलेंस नहीं करने आएंगे, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी सकती हूँ कैसे बैलेंस करने हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, ये सेलेनियम, जिंक, कॉपर, शॉपर, ये वो, ठीक है। वो मैनेज करना थोड़ा सा, वो उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पर मोटा मोटा मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे अगर एक आसान अल्फाज में बात की जाए, अगर आप अपनी डाइट बैलेंस ले रहे हो ना, कि आप फ्रूट भी खा रहे हो, आपको मीट का ही पता है मैंने मीट कब खाया, मैंने दालें कब खाई, मैंने रोटी सब्जी कब खाई, तो आपके माइक्रो भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस उन लोगों के होते हैं जो डाइट में डेली रोटी सालन जो मम्मा ने बना दिया खा लिया, पता नहीं लास्ट टाइम प्रोटीन कब गया था। मतलब लिटरली अगर मैं इस हॉल में पूछूँ ना कि आप लोगों ने लास्ट टाइम चिकन कब खाया था, प्रॉपर, अच्छा नहीं ना, प्रॉपर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चिकन में ये नहीं होता कि मामा ने चिकन का सालन बना दिया, मैंने शोरबा एक बोटी से खा लिया। अब इतना ग्रोइंग एज का बच्चा, उसको एक बोटी तो नहीं चलेगी ना। कम से कम 150 ग्राम्स तक डेली आपकी बॉडी के अंदर चिकन का प्रोटीन या प्रोटीन इस फॉर्म में जाना चाहिए। तो 150 ग्राम्स से हमें वजन का पता भी नहीं होता कितनी बोटियाँ बनती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो हमारा प्रोटीन इम्बैलेंस भी बहुत चल रहा होता है, इसकी वजह से बच्चियाँ वीकनेस की कंप्लेन भी अलग से चल रही होती है। असल में बहुत से लोगों के पास ना ऑब्वियसली डाइटिशियन तक पहुंचने की रसाई होती नहीं है। आप लोग लाहौर में आ गए, कितने लोगों ने इस्लामाबाद, कराची, कहाँ से मैसेज किया कि इसको रिकॉर्ड जरूर करवा लीजिएगा, अपलोड ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि हर कोई डाइटिशियन के पास जाके कंसल्टेशन प्रॉपर लेना समटाइम्स इज़ नॉट, इन सम केसेस इट्स नॉट अफोर्डेबल, और दूसरा केसेस में होता है कि शायद दूर बैठे आ नहीं सकते। इसलिए मैं आपको 3 मेथड्स बताऊँगी, ठीक है, समझने के। सबसे पहला मेथड ये होता है, डाइटिंग स्टार्ट कर लेना एकदम से इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर एवरीवन। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि वो कहते हैं नहीं छोड़ देंगे सब कुछ, सेहत बड़ी अजीज़ है। मैक्सिमम ऐसे नहीं होता, उसे फिर आपने ना स्टेप वाइज चलना होता है। बहुत से लोग डाइटिंग स्टार्ट करके छोड़ देते हैं इस रीज़न से कि एकदम से बहुत चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। आपका लाइफ में कोई भी गोल आपने अचीव करना है ना, चाहे पढ़ाई है, चाहे कुछ भी बनाना है, कोई पेंटिंग ही करनी है, आप एक दिन में सारे काम नहीं कर सकते।
मतलब पेंटिंग ही करनी है आपको, पेंटिंग करनी है, कोई चीज़ बनानी है, आप सुबह उठो और मैं रात तक बना लूँगा, गलत तरीका है। रात को शायद पेंटिंग तो हो जाए पर कमर भी टूट के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जब डाइटिंग की बात भी आती है उसमें भी एक मॉडरेशन इन डाइट भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी चीज़ करें ऐसे डाइट करने पे फोकस करें जो सस्टेनेबल हो, फ्यूचर में लंबा लेके चल सको। आपने गोल अपना यही रखना है, क्योंकि अगर आप लंबा लेके नहीं चल पाए तो आपका वो प्रोसीजर खुद ही ऑटोमेटिकली बीच में रुक जाएगा। एकदम से बहुत चेंजेस कर लेना तो सस्टेनेबल नहीं है, आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, उल्टा आप वापस जीरो पे आ जाओगे, दोबारा से गेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहली बात न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करने होते हैं। फाइबर ऐड मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपको, मैं उनको फिर यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूँगी। फाइबर आपका अच्छा ऐड होना चाहिए। फाइबर में क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, दालें वगैरह। पोर्शन साइजेस, हम पोर्शन साइज से पहले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो मेथड है ना, स्टेप 1 डाइटिंग का, स्टेप 1 ना, मैं हालांकि डाइटिशियन हूँ पर मैं फिर भी नहीं कहती कि स्ट्रेट डाइटिशियन के पास आओ। मैं कहती हूँ पहले जो इश्यूज़ हैं ना अपने रूटीन के वो पेपर पे लिखें और उनको समझें कि भाई ये गड़बड़े मैं करती हूँ और हर किसी को पता था मैं गड़बड़ क्या करती हूँ। जैसे कल परसों की बात है, एक पेशेंट की शुगर ना एक बड़ी स्टेबल सी आ रही थी, ठीक आ रही एकदम ज़्यादा हो जाती थी किसी चौथे दिन, फिर ठीक आ रही फिर एकदम ज़्यादा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इस दिन कुछ गड़बड़ करती हैं, मुझे बताया क्या गड़बड़ करती है। कहती है बिस्किट खाती हूँ, एक पैकेट बिस्किट खाती हूँ हर चौथे दिन। बिस्किट लड़ जाते फिर अगले दिन शुगर ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो पहले अपने मसले आपने निकाला, आप गड़बड़े कहाँ कर रहे हो। PCOS, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन मसलों में एक मसला ये होता है इन इश्यूज़ में कि आप ना जिस दिन भी गड़बड़ करोगे उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसे नहीं होता कि आप कहो कि मैंने आज बिस्किट खा ले तो बचत हो जाएगी, बचत नहीं होनी। आपकी शुगर पे जो स्ट्रिप है ना, आप टेस्ट करोगे वो ऐसे बताएगी कि गड़बड़ हो गई है, ठीक है। वो ऐसे नहीं होगा कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं, एक ही तो खाया, वो एक भी नज़र आ जाता है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, वो गलत वाले कार्ब्स ले लिए, बॉडी ने निकाला, इंसुलिन दिया उसके अगेंस्ट। या डायबिटीज़ में तो ये होता है कि इंसुलिन समटाइम्स रिलीज़ भी इतना अच्छा नहीं हो रहा होता, बॉडी ने इंसुलिन दिया या ना दिया, जो भी था इम्बैलेंस था उसमें, आपका शुगर रेज हो गई, ये हो रहा होता है, ठीक है। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले करना है अपने इश्यूज़ नोट करने हैं, ठीक है। नोट डाउन योर इश्यूज़, ठीक है। उसके बाद डाइट करने के ना हमेशा स्टार्ट करने के कुछ रूल्स हैं, उनको आप नहीं बदल सकते। आप कहो ना कि मैं उनको बाईपास करके मैं कोई और तरीका कर लूँ, कुछ और जुगाड़ निकाल लूँ, कोई जुगाड़ है ही नहीं डाइट का। आपको ना टाइमिंग्स मील्स की अच्छी करनी पड़ेंगी। ये नहीं करना कि मील स्किप हो रहा है, मील स्किपिंग का इज़ अ बिग नो, ठीक है। मील स्किपिंग क्या हो रही होती है, लेट उठ रहा है बच्चा, सुबह नाश्ता के बगैर जा रहा है, जब बच्चा नाश्ते के बगैर जा रहा है उससे क्या गड़बड़ होगी, वो स्कूल जाएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएगा, उसका हाथ जिस चीज़ पे लगेगा वो खा लेगा, क्योंकि पेट नहीं भरा हुआ ना। और उमन क्या होता है, ईजी चीज़ क्या है, जूस पकड़ डब्बा पकड़ लिया, चिप्स पकड़ लिए, ठीक है। तो टाइमिंग्स आपके मील्स की फिक्स होने चाहिए। यू हैव डाइटिंग करनी है सही वाली, सस्टेनेबल वाली, तो आपको टाइम टेबल चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरे खाने के टाइम है, मेरे लंच के टाइम है, जो लंच का टाइम है, खाने का टाइम है, उस टाइम पे कोई और एक्टिविटी ना हो। कितने भी आप बिजी हो, ट्राई टू कैरी फूड फ्रॉम योर होम, घर से लेके जाओ। आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी अच्छी ऑप्शन नहीं मिलनी, अनलेस कोई बहुत है हाई फाई में भी आपके स्कूल कॉलेज में कहीं कोई कैफ़े वगैरह है, जो कि अमूमन नहीं होता, इसलिए कोशिश करो घर से लेके जाओ। उसके अलावा एक तो वॉक वगैरह लाजमी करो, कोई ज़रूरत नहीं। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जिम जाना ही जाना है, जिम जितने आ गए तो वेट नहीं कम होना। आप सिंपल वॉक करो, उससे भी वेट कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके मेन पॉइंट स्टेप 1 में आते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग डाइट है ना, उसके मसले देखो। और अपनी डाइट को हर एक को पता होता है कि मैं ज़्यादा खाता हूँ कि कम खाता हूँ, ये हर किसी को पता होता है। अगर आप एग्जिस्टिंग डाइट आपको लगता है आप ज़्यादा ले रहे हो, आप अपनी एग्जिस्टिंग डाइट को ना 5% करके ना उसका पोर्शन रिड्यूस करना शुरू कर दो, ठीक है। पोर्शन रिडक्शन ठीक भी होती है, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। इसके अपने नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि आपका वेट रिड्यूस तो चलो होना शुरू हो जाएगा, पर पोर्शन रिडक्शन से एक और नुकसान भी होता है कि आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, समटाइम्स उसका इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अमूमन लोग रोटी कम नहीं करते, वो सालन और सैलड कम कर देते हैं, जो पोर्शन कंट्रोल करने लगते हैं। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सालन और सैलड से मिलने थे, आपने कार्ब वहीं के भी रहने दिए और आपने अपना प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सैलड की जो मिलने थे वो आपने ख़राब कर लिए। पोर्शन में ये ज़रूर देखना है कि पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो तो इक्वली कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं करना कि इस रोटी का साइज़ वहीं का वहीं रहा, सैलड कम कर दिया और सालन कम कर दिया। आसान तरीका ये होता है कि अपनी एग्जिस्टिंग डाइट को सबसे पहले कम करें। पहले बेसिक रिजल्ट जो है ना, आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा।
उसके बाद एक बड़ा सिंपल सा रूल है, बल्कि ये मेरी एमफिल की रिसर्च भी थी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ही, डायबिटीज़ पे। उसमें पैटर्न पेशेंट्स पे ट्राई वगैरह किया गया था और बहुत अच्छा रिजल्ट था। और वो पैटर्न ये था, पता नहीं मैंने इस पर यूट्यूब वीडियो है कि नहीं है, पर ये पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त है। जब फर्स्ट स्टेप 1 समझ आ गया ना आपको, एग्जिस्टिंग डाइट को पहले रिड्यूस करना शुरू करो। गूगल शूगल पे जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मैंने कौन सा कावा पीना है, मैंने पता नहीं कौन सा डिटॉक्स वाटर लेना है, कौन से ज़ीरे पानी पीने, कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग डाइट को कम करो और हफ्ता डेढ़, और जो भी चीज़ करनी है 2 वीक्स करनी है। 2 वीक्स जब एक चीज़ लगातार आप करो तो वो हैबिट में आ जाती है, वो हैबिट बन जाती है, ठीक है। 2 वीक्स से करके स्टेप 1 करके, विच इज़ अपने एग्जिस्टिंग पोर्शंस को ठीक करना शुरू करो। टाइम पे सोना शुरू करना है। अब देखें, आपकी जो है शुगर्स हैं उनको निकालना लाजमी, स्टेप 1 में निकाल देना है आपने। ये आपने इस शुगर को निकालना है और फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है, सब स्टेप 1 में आते हैं। चीनी निकाली, फिजिकल एक्टिविटी कम की, उसके बाद 7 से 9 घंटे कम से कम सोना है। उमन 7 घंटे ठीक रहता है। अगर छोटा बच्चा, स्कूल वाला बच्चा, 13-14 साल की बच्ची है तो 9 घंटे तक नींद चाहिए होती है। हेल्दी फैट्स ऐड करने हैं, दूसरे वाले फैट्स निकालने हैं। बहुत प्रैक्टिस है देसी घी में बनाना, सरसों के तेल में खाने बनाना, ये चीज़ नहीं करें। अपने हेल्दी ऑयल्स पे आएँ, नट्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। मत डरें कि गर्मियां हैं नट्स दाने निकाल देंगे। पीसीओएस वाले पेशेंट को दाने निकलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से, नट्स वगैरह गर्मी से नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ क्या 9 महीने गर्मी रहती है यहाँ पे। तो अगर गर्मी से डर के हम नट्स या हेल्दी फैट्स निकाल दें, जो कि आपको किससे मिलते हैं, आपको जो हमारे होते हैं किशमिश, बादाम, काजू वाजू, इनसे मिलते हैं आपको नट्स। हेल्दी फैट्स सीड से मिलती हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड। अगर मैं किसी पेशेंट को कह दूँ ना रैंडम फ्लैक्स सीड का, अलसी के बीज का पाउडर वगैरह लेने का, गर्मी में कहेंगे ये तो बड़ा गर्म है, मुझे तो दिमाग को चढ़ गया। कुछ भी नहीं हो रहा होता, नहीं चढ़ सकता है दिमाग को। और बॉडी ना, मैं पता उसमें मेरा सिंपल सा रिप्लाई होता है कि भाई जब KFC मैकडोनल्ड्स के चर्बी तेल नहीं है आपके दिमाग को चढ़ते, अलसी के बीज के 1 चाय के चम्मच के पाउडर ने क्या कर देना है, कुछ भी नहीं होता। एक्नी से हम इसको बहुत एसोसिएट करते हैं, एक्नी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही होती है, ठीक है। बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। उसके अलावा लीन प्रोटीन ऐड करनी है, मटन बीफ अवॉइड करना होता है इन केसेस में। बड़ा ओकेजनल लेना है, आपने कोशिश करनी है फ़िश या चिकन का इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ तो चलो, मैं अगर मिलती होती फ़िश में ज़रूर कहती है, गर्मी में फ़िश का हमारे खैर तो मिलती नहीं है, वो एक अलग मसला है। तो खैर आपके पास बचता है चिकन, बचता है एग, बचता है, ठीक है। डेयरी इंटेक, दूध का इंटेक, आपको या तो लो फैट दूध पे आना पड़ेगा, या घर में उस दूध को जितना मैक्सिमम लो फैट कर सकते हो उतना लो फैट करना पड़ेगा। या उसके अलावा ग्रीक योगर्ट आजकल बाजार से बड़ा अच्छा मिल जाता है, अच्छी कंपनीज़ हैं कुछ जो ग्रीक योगर्ट दे देती हैं, ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स आपने बहुत उसका जो है इंटेक लिमिट करना है। दूध को भी, जिस तरह मैंने फ्रूट को कहा था ना कि पेट भरने के लिए स्नैक के तौर पर फ्रूट ले लिया, वो अक्सर लोग लेते हैं, तो दूध भी ऐसे ही लेते हैं, रात सोने से पहले कुछ ना मिला दूध पी के सो गए। ये नहीं करना। कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट किस तरह करनी पीसीओएस की मैं आपको बताती हूँ, अभी उसमें मैं दूध का ही बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, ये थे जनरल डाइटरी इंटेक, जिसके बारे में ये चंद पॉइंट्स थे जो आपके फर्स्ट स्टेप में आते हैं। फर्स्ट स्टेप में करके आपने सेकंड स्टेप पे आना है, ठीक है। सेकंड स्टेप अब क्या है? सेकंड स्टेप में ये आता है वेरी वेरी इजी। सबसे पहले टाइम टेबल बना लिया। अब जैसे एक जनरल टाइम टेबल होता है ना, मैं यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे का आपको टाइम टेबल बताती हूँ, ठीक है। जनरल टाइम टेबल ये होता है, मिसाल के तौर पे इफ़ द बच्चा इज़ गोइंग टू लीव अराउंड 7 बजे करीब निकल रहा होता है ना, तकरीबन 7, 7:30, ठीक है। उस बच्चे का नाश्ता निकलने से 30 मिनट्स पहले होना चाहिए। लेट्स से हम इसको 6:30 लिख देते हैं। नाश्ता करके जाना है। अगर आप नाश्ता नहीं करके जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली हाथ किसी उल्टी चीज़ से पड़ेगा। या उल्टी चीज़ आप घर से ले जाओगे, या उल्टी चीज़ आप ज़्यादा साथ कैंटीन से ले जाओगे, या किसी दोस्त खा रहे होगी तो आप उसका खा लोगे बैठ के, ठीक है। तो उससे बचने का आसान तरीका ये, घर से खा के जाएँ। सबसे अच्छी ऑप्शन तो ये होती है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं ग्रेन्स, ठीक है। अब ग्रेन्स को एडजस्ट करने का हमारे पास सबसे अच्छा टाइम होता है ब्रेकफास्ट, ठीक है, और लंच, ठीक है। पीसीओएस की बात कर रही हूँ, ठीक है। डिनर को जितना कम से कम कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में करना चाहिए। होता ये है, अगर बच्चों से कहूँ कि सुबह रोटी खा के निकलो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है। तो उसकी जगह अगर आपको किसी अच्छी जगह से होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड मिल जाती है ना अच्छी वाली, तो वो लेनी है। रेगुलर आम कंपनीज़ की ब्रांड ब्रेड नहीं इस्तेमाल करनी। आप अगर जो हमारी रेगुलर कंपनीज़ हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट उनके आप ब्रांड ब्रेड देखो, लगता है सफ़ेद कोई रंग किया हुआ है, कोई फुलनेस नहीं होती। क्योंकि इन ब्रेड्स की पता है खासियत क्या होती है, आप एक स्लाइस के बाद दूसरा स्लाइस खाया नहीं जाता, वो इतना हैवी होता है, ठीक है। क्योंकि अमूमन एक अच्छा बड़ा स्लाइस भी 35 ग्राम्स का होता है, और 40 ग्राम्स तो हमारी आम रोटी भी होती है।
तो जो मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड का निशानी है कि वो हैवी होती है स्टमक पे, वो खाते पता लग रहा होता है कि आप कोई चीज़ खा रहे हो। जो आम हमारी देसी कंपनीज हैं उन्होंने सिर्फ लगता है रंग ही किया हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा होता, बिल्कुल वाइट ब्रेड जैसी फीलिंग दे रही होती है, ठीक है ना, पेट भर रही होती है। कोशिश करो आराम आराम से, बेटर है रोटी पे आ जाओ। अगर स्टार्ट में रोटी पे नहीं आ सकते तो एक तरीका है, ईजी नाश्ता है, ग्रेन्स लेने हैं, ठीक है। बेसिकली आप ओट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ओट्स खाना इज़ वेरी ईजी, ठीक है। अब ओट्स को भी, जिस तरह मैंने ग्लाइसेमिक लोड की बात की थी कि समटाइम्स ऐसे होता है हम खा हेल्दी चीज़ रहे होते हैं पर उसका कम्बिनेशन कुछ ऐसा बना रहे होते हैं कि उसमें फिर भी वो कार्ब में ज़्यादा चला जाता है। मतलब इस मिसाल के तौर पे अगर आप ओट्स बनाओ, दूध के अंदर उसके अंदर एक केला डाल लो और हल्का सा शहद डाल दो, तबाही मच जाएगी, टू मच है, ठीक है। आप क्या करें, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि जनरल रिकमेंडेशन है, शायद किसी पेशेंट को मैं ऐसे करा भी रही हूँ पर उसकी बॉडी के हिसाब से करवा रही होंगी, कि जनरल रिकमेंडेशन है जो मैं भी दे रही हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसे ही करना है, ठीक है। हर किसी का अपना एक पॉइंट होता है, एक सेट पॉइंट होता है कि इसको ऐसे देना है, इसको ऐसे देना है। जनरली ओट्स को पानी में बना के ना, ठीक है, उसके बाद अंदर कोई हाफ फ्रूट और नट्स डाल लें, ठीक है। या आप इस नाश्ते की जगह आप फ्रूट, ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया, या इसकी जगह पे आप नाश्ता एक थोड़ा सा बैलेंस जो बनता है, आप फ्रूट ले सकते हो, एक फ्रूट ले सकते हो, उसके साथ आप ले सकते हैं एग ले सकते हैं, उसके साथ आप नट्स ले सकते हैं, एग पूरा विद योग, ठीक है। उसके बाद आप नट्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं। अच्छा ये एक ही मील बन सकता है, ये सारा एक मील बन सकता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हैं जो ईजी हैं खाना। बेस्ट ऑप्शन क्या है, रोटी और अंडा। अगर ये सब नहीं हो रहा ना, अगर आप कर सकते हो ना, तो इस वक्त लो, आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करोगे, रोटी और एग। अब एग को भी तेल नहीं करना, फ्राई नहीं करना, स्टीम पे बनाएं, सब्जी वब्जी डालें, अच्छा सर्विंग साइज़ बन जाएगा, तो ये आपका नाश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नाश्ते का टाइम। उसके बाद आपने कोशिश करनी है एवरी मील जो है आपका वो 4-4 घंटे गैप से आए, ठीक है। जो जनरल रिकमेंडेशन थी, जो मैं आपको रिसर्च का ही बता रही हूँ, उसमें यही हमने डिसाइड किया था, चेक किया था कि जो जनरल पॉपुलेशन है वो 4-4 घंटे बाद अगर अपने कार्ब्स मेंटेन करे तो डिनर में कार्ब्स आप इजीली निकाल पाते हो और उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड शुगर लेवल, हर चीज़ बहुत अच्छी टाइम से मेंटेन होना शुरू हो जाती है। आपने करने अगर 6:30 है, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11 आपका स्नैक टाइम बनेगा, ठीक है। 1 आपका लंच बनेगा इस हिसाब से, 5 आपका फिर स्नैक टाइम बनेगा। पता है आप ये स्नैक टाइम अगर मिस करोगे ना, इधर बंदा सोचने को कहते हैं कि भाई मतलब मुश्किल है ये तो मैनेज करना हर चौथे घंटे, पर आपको पता है कि आप स्नैक टाइम निकालोगे आपको बहुत क्रेजी भूख लगेगी डिनर में, वो फिर आपसे मैनेज नहीं हो पाएगी, ठीक है। 5 और उसके अलावा 7 के करीब रात के टाइम पे आप कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। ठीक है, 8 o'clock पे दिन हो गया ख़त्म, डन एंड डस्टेड, बस ये आपका डिनर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे बहुत कहते हैं हम रात को जाग रहे हैं, हमने पढ़ना है, हमें खाने को दें, कुछ बताएं, कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए। वर्स्ट के सिनेरियो है ये अगर आपको 8 बजे के बाद खाना पड़े तो, ठीक है। वैसे भी सुन्नत के मुताबिक रात को खाना खाने के 3 घंटे बाद बंदे को सो जाना चाहिए, बाय 12 सो जाओ, बाय 11 और 12। इन सम केसेस अगर आपको अनफॉर्चुनेटली जागना पड़ रहा है, पेपर है, एग्ज़ाम वगैरह है, तो कोशिश करें वेजिटेबल्स या प्रोटीन की तरफ जाएं, ठीक है। वो ले लेना, नट्स खा लेना, या क्या कहते हैं दूध पी लेना, ये चीज़ें, मिल्क शेक पी लेना, जूसेस पी लेना, ये बहुत रॉन्ग है। पीसीओएस और डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट को जूसेस या मिल्क शेक्स भी नहीं पीने होते, ये भी देखना है। उसका क्या मसला है, देखिए अगर आप एक मिल्क शेक बना रहे हैं तो मिल्क में क्या डल रहा है, तकरीबन 1 कप मिल्क है, ठीक है। अब ज़रा कार्ब्स गिनना शुरू करें, 1 कप मिल्क है, कम अज़ कम भी 2 फ्रूट हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े साइज़ का क्या, एक बड़े साइज़ का फ्रूट होगा, 2 छोटे होंगे, सीधी सी बात है। और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप स्वीटनर चीनी नहीं डालोगे, अगर आप गंदे बच्चे आप चीनी भी डाल रहे होगे तो शायद शुगर भी डाल रही हो साथ। आप सिर्फ इन्हीं दोनों के, मैं चलो ये भी निकाल देती हूँ, आप इन्हीं दोनों की कैलोरीज देखो ना तो ये बन जाएंगी 300 तक मिनिमम,
और मैं मीडियम साइज़ बड़ा कंट्रोल्ड साइज़ फ्रूट की बात करती हूँ, 150 से सीधी सीधी दूध ही दे रहा है आपको, कैलोरीज वाइज भी ज़्यादा है और सारे का सारा कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। इनको स्नैक्स नहीं बनाते होते, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये फ्रूट और जूस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग कहते हैं, जैसे माओं को होता है कि मेरी बच्ची तो ग्रोइंग, मेरी बच्ची जो है वो ग्रोइंग एज की है, दूध कैसे निकाल दूँ, जूस कैसे निकाल दूँ। कैल्शियम पूरा करने के लिए ना हमें वैसे भी जितना दूध चाहिए होता है, हमें 2 से 2.5 ग्लास दूध चाहिए होता है, 3 ग्लास, तब कहीं जाके डेली का कैल्शियम पूरा होता है। तो वो तो 3 पी के तो वैसे आम बंदा भी कुप्पा बन जाएगा, वो इतना मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूध पी के मैं ये भी कहती होती हूँ छोटे बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें ग्रो करना होता है। हम ऐसे ग्रो कर जाते हैं दूध पी के, जिस तरह अनमेजरेबल सा दूध होता है ना, चाय में भी डल रहा है। वैसे अगर पेशेंट को पूछो तो वो कहेंगे कि दूध तो नहीं पीते, दूध पीते आप? नहीं, दूध तो नहीं पीते। पापा चलेगा 4 कप दूध पत्ती पी रहे हैं, तो 1 लीटर दूध पी रहे हैं, ठीक है। तो ये वो दूध है जो हम काउंट नहीं कर रहे होते, और इसको काउंट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी कार्ब्स हैं और कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट की ही बात हो रही है, ठीक है। अब आपका ये नाश्ते के अंदर भी कार्ब चले गए, ठीक है। ये कार्ब्स वाला नाश्ता है, नाश्ता कार्ब्स वाला कर लोगे नो प्रॉब्लम, लंच भी कार्ब्स वाला कर लो नो प्रॉब्लम। स्नैक के टाइम पे बड़ी अच्छी ऑप्शन रहती है, अगर तो आपकी कोई हेलो हाय है ना किसी से, स्कूल वाले कहीं किसी कैफ़े शैफ़े में, तो वहाँ पे ना जो चना चाट हमारी मिलती है ना, चना चाट और सैलड दही भल्ले वगैरह मिलते हैं, उनको थोड़ा सा ना सही करके और वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आलू एक्स्ट्रा अगर डले हुए तो वो निकाल दो, ठीक है, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा स्नैक लेना है। तकरीबन ये वाला स्नैक है, तकरीबन वो 5 टेबल स्पून के करीब वाला स्नैक है, ये नहीं कि बाउल भर के कुछ खा रहे हो आप। तो ये चना चाट हो गई, दही भल्ले हो गए थोड़े से, या हो गए और क्या ऑप्शन होती है हफ्सा कॉलेज में, और क्या ऑप्शन होती है? फिर तो भूल ही गया है क्या मिला करता है। सैलड्स मिलते हैं आजकल, चने मिलते हैं, मैं तो बहुत पुराने, मुझे तो भूल ही गया क्या मिल जाता था। हाँ, ये चीज़ें आप ले सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे ना पेट को उतना आसरा ही देना है कि यहाँ पे इस टाइम पे क्रेजी भूख ना लगे। हल्का सा स्नैक है ये, वो पेट भरने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 o'clock के करीब ये बच्चा, जो आप जहाँ मर्जी हो ना, ट्राई टू मैनेज रोटी, क्योंकि अगर आपने यहाँ रोटी ना ली, आपका ये वाला टाइम आफ्टर मगरिब, असर मगरिब बहुत ख़राब हो जाएगा। आप जो मर्जी कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट। मैंने बड़े मरीज़ देखे हैं जिनका लंच ख़राब होता है ना, जो लंच में कार्ब्स नहीं लेते, उनको डिनर में उनका ब्रेन उनको बिल्कुल क्रेजी करा होता है। बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को एक और मसला बहुत होता है, दैट इज़ क्रेविंग बहुत होती है। आपने ये कार्ब ना लिया, बॉडी को यहाँ पे आपने फीड ना किए कार्ब्स, उसके बाद आपकी बॉडी आपको यहाँ पे इंतहाई गलत चॉइस देगी दिमाग, और आप वो लोगे, क्योंकि इतनी बर्दाश्त किसी में नहीं होती। वो जो आपको पसंद है, चॉकलेट हो, कैंडीज़ हो, चिप्स बिस्किट जूस वगैरह, जो आपको पसंद होगा, आप यहाँ पे काम ख़राब करोगे। यहाँ काम ख़राब से बचने के लिए आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ेंगे, सही वाले, ग्रेन वाले। मेरा वैसे मशवरा यही होता है पीसीओ पेशेंट में, क्योंकि मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस। हमारे यहाँ अमूमन डाइट में ग्रेन के तौर पे गंदम ही इस्तेमाल हो रही होती है, हम सिर्फ रोटी खा रहे हैं गंदम की। अच्छी बात होती है कि ना मल्टीग्रेन आटा लो, मुझे वो बहुत पसंद है। अगर आप वो नहीं ले सकते, रोटी उसकी भी 40 ग्राम की ही हो, ठीक है। मल्टीग्रेन आटा अगर नहीं ले सकते तो इस वक्त ओट्स खाना इज़ वेरी ईजी। ओट्स बहुत ईजी बनते हैं, वेरी ईजी ऑन स्टमक, नॉट हैवी एट ऑल, न्यूट्रिशनली भी अच्छे होते हैं। और यहाँ पे अनाज में, यहाँ ओट्स हो गई, यहाँ गंदम हो गई, तो न्यूट्रिशनली आप बहुत अच्छा एक बॉडी को दे सकते हो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा जी, 1 बजे कोशिश करो घर से रोटी या सालन तो ऑब्वियसली लेकर आते, कबाब शबाब कोई ले गए, ठीक है, कोई ऐसी पोर्टेबल चीज़ या बारबेक्यू पीसेस या ड्राई चिकन पीसेस ले गए, कुछ ऐसी चीज़ ले गए जो आपको मैनेज करना इजी है, खाना इजी है, कैरी करना इजी है। सारी बात है, तरी वाले सालन और दालें तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है। जो चीज़ आसान है कैरी करना, विद रोटी आप लेके जा सकते हो। रोटी का रोल भी बन जाता है। कन्वेंशनली ऐसी रोटी तोड़ के खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इशू फील होता है, मैं पराठा भी लेके जाती थी कॉलेज मैंने बहुत पराठे खाए हैं बायोकेमिस्ट्री क्लास में बैठ के ठीक है, भूख लगती थी। का ब्रेन ड्रेन हो जाता है। अगर अराउंड 1 आप नहीं खा रहे और बॉडी को खाने की आदत नहीं डाल रहे हो, आपको बहुत इशू हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला टाइम लास्ट, जैसे आप घर आओगे ना, मामा का भी बड़ा दिल कर रहा होता है बच्चों को खुद खाने खिलाने का, है मेरा बच्चा पढ़ के आया है, मामा भी दे रही होती चीज़ें और आप भी खा रहे होते चीज़ें। आप भी वो कैबिनेट्स के वो हिस्से खोलोगे जहाँ पे चिप्स जूस और बिस्किट पड़े होते हैं। तो यहाँ पे बहुत रॉन्ग चॉइसेस आपकी हो सकती हैं अगर आपने लंच ख़राब कर दिया तो। एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बॉडी का ना एक सिस्टम है, आप बेशक रात लेट सो ना सो, पूरी रात जागो या जो मर्जी करो, रात लेट खाना खाना कहीं भी एडवाइज्ड नहीं है।
वैसे भी हार्मोनल इम्बैलेंस में रात लेट सोने वालों को बहुत बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और मैं बच्चों को आजकल ये भी बहुत, जब भी कोई आप लोग के एज ग्रुप से बात है, मैं ये ज़रूर कहती होती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चा ये एक बात आपने याद रखनी है, विच इज़ कि आप कुछ भी कहो ना कि रात को मेरा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, मुझे ज़्यादा समझ आती है पढ़ाई की, नहीं आती। साइंस ही कहती है नहीं आती तो नहीं आ सकती। ब्रेन इज़ ऑलवेज एक्टिव इन द मॉर्निंग। रात बनी है सोने के लिए। हम बॉडी के साथ जो भी हम सलूक कर रहे होते दिन में ना, इन्वायरमेंटल हमारे इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हम इनहेल कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट से, हम काम शाम कर रहे हैं, बॉडी के डेली बॉडी यूज़ हो रही होती है, बॉडी में हल्के हल्के डैमेजेस हो रहे होते हैं। बॉडी की रिपेयर रात को होती है, रात की इन टाइम। और रात की स्लीप, ये नहीं 4 बजे वाली फजर वाली स्लीप की बात नहीं करी, इन टाइम नींद की बात करी। जब कुछ 11 बजे सो जाए, चलो 12 बजे भी सो जाओ, 12 भी हालांकि लेट है, पर चलो वाइंड अप करते करते देर लग जाती है, पर 12 से लेट जाने की तुक्की कोई नहीं है। और जो बच्चे इस एज में ये पढ़ाई का बहाना कर करके ना जो लेट रात जागते हैं ना, ये आपका लाइफ साइकिल, आपके लाइफ साइकिल के जिस एज ग्रुप में हो आप, इस टाइम पे तो आपकी बॉडी कुछ गुजारा कर जाएगी। बच्चों 30 क्रॉस करो, सारी हड्डियां हाथ में आ जा रही हैं, जिस करवट लेटो कि उस करवट दर्द हुआ करेगी। और बाय 40 आपको नींद आनी बंद हो जानी है। कितनी खवातीन मेरी जो 40 अबव की पेशेंट्स है, वो कहती है रात नींद ही नहीं आती। मुझे पूछ रहा स्लीपिंग पैटर्न क्या है, सोते उठते हैं 2 घंटे सोए उठ गए, शायद आपकी मदर भी कुछ ऐसे करती हो, 2 घंटे सोए उठ गए, 2 घंटे सोए उठ गए। उनको प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद आती ही नहीं है, क्योंकि वो सोते ही नहीं थे। बचपन से सोना ख़राब किया हुआ, उस टाइम पे आगे बस गई बॉडी को आदत हो जाती है। बॉडी को आप किसी भी चीज़ की आदत डाल दो, उसको डल जाती है। अच्छी आदत डालनी अच्छी डाल दो, गलत डालनी गलत डाल दो। पर अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड और अलाउंस दिया होता है अच्छी आदतें करने का। आपके 30s तक काफ़ी चीज़ें आप सही करना चाहो तो कर सकते हो। 30 के बाद थोड़ी बॉडी भी काम ख़राब होना शुरू कर देती है, और बॉडी का भी यही हिसाब होता है कि इसको आप हर वक्त ठीक नहीं कर सकते, ये बात भी याद रखना, ठीक है। सो 1 o'clock रोटी हो गई। यहाँ पे जो 5 बजे वाला स्नैक है उसमें आप ये कर सकते हैं, अच्छा नट्स, हमने हेल्दी नट्स की बात की थी ऊपर पॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ पे आप नट्स ले सकते हैं, नट्स प्लस सीड्स। जो ये वाला है ना पोर्शन, इसको बेशक आप हाई फैट कर दें, हेल्दी फैट्स। मैं ये KFC खाने का नहीं कह रही, आप लोग KFC ऑर्डर करा लो, उन्होंने कहा तो हाई फैट खा लो, ठीक है। तो दिन में चूँकि यहाँ पे आपके कार्ब्स होते हैं मेजरली, यहाँ भी कार्ब्स होंगे मेजरली, यहाँ भी कार्ब्स होंगे मेजरली। अब फैट की बारी आ गई। मैक्रोन्यूट्रिएंट में 3 आते हैं, प्रोटीन, कार्ब, फैट, ठीक है। तो प्रोटीन प्लस कार्ब प्लस फैट, अगर आप इनका बैलेंस सही कर रहे हो ना, तो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट छोटे वाले जो है मिनरल्स वगैरह, वो भी पूरे हो सकते हैं ईजिली। 5 बजे इसको आप हाई फैट कर सकते हो। नट्स लो, काजू बादाम ले लिए, सिंपल, चलो यही कर लेते हैं। उसके साथ कोई एक सीड लिया, चिया सीड्स ले लो, अलसी के बीज बड़े अच्छे होते हैं, या सीड साइकिलिंग। अच्छा सीड साइकिलिंग, मैं स्लाइड बनाना भूल गई सीड साइकिलिंग की। सीड साइकिलिंग के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। सीड साइकिलिंग काम करती भी है और नहीं भी करती, अगर नहीं भी करती तो नुकसान नहीं करती। तो सीड साइकिलिंग के बाद नट्स भी आप यहाँ ले सकते हो। वो जो पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और अलसी वलसी लेनी होती है ना, सेसमी सीड्स, तिल वगैरह, ठीक है, अगर वो लेने हैं तो ये टाइम भी बहुत अच्छा है। नाश्ता भी अच्छा टाइम है, ये टाइम भी अच्छा है उसका, ठीक है। तो अगर सीड साइकिलिंग करनी है, बहुत से लोगों को सवाल होता है, आप लोग कर सकते हैं, पर उसमें ये होता है कि आपने जो है शायद काम करे शायद ना करे, बहुत कोई ऑथेंटिक उस पर नहीं है अभी तक स्टैम्प के भाई सब पे काम करेगी, पर लो भी तो नुकसान को नहीं करेगी, बिकॉज हेल्दी फैट्स हैं, हेल्दी सीड्स हैं, ठीक हो गया। 5 o'clock वाले को आप नट्स और सीड्स और हेल्दी फैट से कर सकते हो फिल इस वाले टाइम को। और फैट्स की क्वालिटी खसूसियत आप कह लो ये होती है कि थोड़े खा के भी पेट अच्छा भरते हैं। अगर ये खा के साथ अगर आप चिया सीड्स मिला के तो आप पी लेते हो पानी में डाल के, फाइबर वो दे देगा, क्योंकि हमने हेल्दी फाइबर की बात भी की थी। हेल्दी फाइबर आपको मिल जाएगा यहाँ से, ओट से भी मिल जाएगा, रोटी से भी मिल रहा होगा, फिर सीड से मिल जाएगा, पेट भी साफ रहता है, फिर ठीक हो गया। अब सारा मसला आता है डिनर का। चूँकि अब हमने प्रोटीन का फैट की बात की थी, काम मैनेज हो गए, क्योंकि हमने यहाँ भी कार्ब ले लिया, फ्रूट भी कार्ब ले लिया, हमने रोटी में कार्ब ले लिया, हमारा शायद ये स्नैक भी थोड़ा सा दही भल्ले वगैरह थे, दही फुल्की थी, चना चाट थी, तो वो भी कार्ब्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्दी फैट से लिए, क्योंकि मजबूरन हमारे लंच में अगर सालन है, मिसाल के तौर पे अगर आप घर रह रहे हो, सालन है तो सालन में भी फैट थोड़ा बहुत डाल के बनेगा ना, पर यस उसका भी कंट्रोल क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर कबाब वगैरह ले तो मुझे तलने नहीं है, कबाब दम पे बनाने हैं, लो फ्लेम करके ढक्कन दे के दम पे बन जाते हैं, तलने नहीं है। वो 1-1 चम्मच तेल खा जाता है कबाब बड़े आराम से, ठीक है, फॉर नथिंग। अच्छा, तो आपका फैट भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि फैट आपका क्या आ गया 5 बजे वाला टाइम, इसमें बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाएगा। जब आप नट्स और सीड्स लोगे, दे आर फैट इन नेचर, ठीक हो गया। क्या ग्रुप रह गया, आपका प्रोटीन रह गया, ठीक है। बेहतर तो ये होता है कि प्रोटीन जो है ना दिन में कम से कम 2 मील्स में ना
अच्छी क्वांटिटी में जाए। जैसे स्कूल गोइंग, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर तो उसी एज ग्रुप में बैठे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना, कबाब लेके जाना इज़ अ वेरी इजी ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा, या ड्राई बोटियाँ, खुश्क भुनी हुई चिकन की या कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, एक तो ये हो गया, इस टाइम पे हो गया। मतलब इस टाइम पे एक तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में एक प्रोटीन लेना है अगर ईजी बताऊँ, और एक फिर सेकंड हाफ ऑफ द डे में एक प्रोटीन लेना है। सेकंड हाफ ऑफ द डे में तो एक सिंपल सी चीज़ बचती है, डिनर। ठीक है, डिनर में लेस कार्ब्स, अगर आपको रोटी खाने का बहुत ही दिल है तो चलो 4-5 वाले रोटी ले लिए, प्रॉपर 40 ग्राम्स ना ली, उसको आधा कर लो, 20 ले लो। मेजर फोकस आपका होना चाहिए ऑन प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन जो बच्चे बैलेंस नहीं करते, बाल प्रोटीन डेफिशिएंसी भी ख़राब करती है। ठीक है, स्किन प्रोटीन डेफिशिएंसी भी ख़राब करती है। जो हमारे जिंक विंक ख़राब हुए होते हैं ना, जिंक बायोटिन, ये वो जो हम ले रहे होते हैं, ये सारा प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। प्रोटीन अगर आप लोगे इस टाइम पे, जैसे मिसाल के तौर पे 5 o'clock आप घर ही हो ना, मम्मा से कह सकते हो कि मुझे रेड बीन्स सैलेड बना दें, रेड बीन्स खाओ। रेड बीन्स के लास्ट में किसने कब खाए थे? कोई एक भी हाथ खड़ा हो गया ना, मैं बहुत इंप्रेस हो जाऊँगी, कब खाएंगे रेड बीन्स? नाइस, गुड गुड। तो नहीं, रेड बीन्स कोई पॉइजनस नहीं होते। रेड बीन्स, वाइट बीन्स, दोनों बीन्स बच्चे तो खाते ही नहीं, इस तरफ तो आते ही नहीं, बीन्स और दालों की तरफ। अगर प्रोटीन की बात करें ना, तो आप दालें भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप दालों की टिक्कियाँ बनवा लो, जैसे चिकन की टिक्की बनती है ना, चिकन और दाल की, या सिंपल दालों की बनती है, तो मिक्स दालों की टिक्की बेशक बनवा लो, वो लेके जाया करो। ठीक है, वो बड़ी ईजी कैरी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है प्रोटीन के अंदर, हम एक और कैटेगरी, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन तो एक बड़ा मोटा सा वर्ड है ना, इसके अंदर एक और सब कैटेगरी भी होती है, बेतहाशा अमाइनो एसिड से भरी होती है प्रोटीन। कैसे समझाऊँ अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो समझ आ गई है कि प्रोटीन एक बिगर कैटेगरी, और इसके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि, या डिफरेंट प्रोटीन की टाइप्स आप कह लो, टाइप्स कह लो, चलो प्रोटीन टाइप्स कह लो आप इसको। जैसे एग के अंदर सिर्फ एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन आपको एग के अलावा कहीं और से नहीं मिलनी। ठीक है, इसलिए एग इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में एक दफ़ा एग ग्लास मिलें आप। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन बैलेंस करने के लिए सिर्फ चिकन पे मुनहसर नहीं रहना आपने कि चिकन ही लेना है हमने। मिक्स जिस तरह दालें हैं, दालें, बीन्स वगैरह हमारी, ये ग्रुप भी लाजमी इस्तेमाल करना है। चिकन वाला प्रोटीन इसके अंदर नहीं है, दालों वाला प्रोटीन चिकन के अंदर नहीं है, फिश वाला प्रोटीन उन दोनों के अंदर नहीं है, तीनों कैटेगरीज। क्या? हाँ नहीं, चलो। लेकिन पॉइंट वो कि दालों में कार्ब बहुत होते हैं, तो कार्ब के साथ आपने कार्ब नहीं लेनी, रोटी के साथ आपने दाल नहीं लेनी, चावल के साथ आपने दाल नहीं लेनी। अगर आप देखो मिसाल के तौर पे, शायद मैं भी ये बात करूँ पर डिफरेंट तरीके से। एक सेकंड भाई, अच्छा होता ये, मैं डिनर में रिकमेंड नहीं करूँगी दाल और रोटी लेना। ठीक है, दाल में यस कार्ब्स हैं, बट दे आर नॉट बैड कार्ब्स, कार्ब्स भी बैड नहीं है, उनके मैनेजमेंट करें ना। आप रोटी दाल के ऊपर लेके आए, ऊपर कुछ नहीं कहेगी, यू हैव अ होल डे टू यूटिलाइज दोज कार्ब्स ना। दाल में कार्ब्स हैं, पर रात को मिसाल के तौर पे अगर आप ले रहे हो, सिर्फ दाल और सैलड ले रहे हो, मिक्स दाल और सैलड, मिसाल आपने कुछ बना लिया दाल का, क्या बनवाए दाल का, हलीम बना लिया, चलो मिक्स दाल और चिकन बना लिया मिसाल के तौर पे, और आप रोटी नहीं ले रहे, फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। इवन फिर मैं बताऊंगी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर आर पेशेंट्स जिनको मैं रात को दाल रोटी सब दे रही होती हूँ, वो कैटेगरी फिर ऐसी है ना। पर यहाँ पे मैंने ये जो जनरल बताया नहीं, मैंने आप बच्चों का एज ग्रुप देख के बता रही हूँ जो बता रही हूँ। ठीक है, ये जनरल जो अभी एज ग्रुप बैठा हुआ है वो ये ऐसे करे तो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट अगेन रूल नहीं है कि आपने दाल रोटी करनी ही नहीं है, कुछ नहीं होता। सिर्फ ये है हर किसी को अपना एक बैलेंस फाइंड करना होता है। ऐसे मैं भी पेशेंट्स को ये समझाती हूँ कि 2 बहनें या पूरी फैमिलीज आ रही होती है मेरे पास, अम्मा अब्बा 2-3 बहनें, मिसाल के तौर पे किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री ओबेसिटी की ना, तो पूरा खाना कुंबा ही इकट्ठे आ रहा होता है फिर कि भाई सारे के सारे ख़राब हैं, सबको ठीक करें। उसमें फिर यही होता है कि 19-20 के फ़र्क से पर सबका डिफरेंट हो रहा होता है, क्योंकि एक बंदा फिजिकल ज़्यादा एक्टिव है, एक नहीं एक्टिव, एक मेल है एक फीमेल है, मेल फीमेल का कितना फ़र्क पड़ता है। अब मेल्स को रोटी मैंने मिसाल के तौर पर, अब हम तो पीसेस की बात कर रहे हैं, मेल्स को 3 टाइम रोटी मैं देती हूँ, देनी पड़ती है। उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है हमसे, हमारा उतना हाई नहीं है। हमें अपने चीज़ों के हिसाब से, हर बंदे का अपना एक बैलेंस होता है कि इतने बैलेंस में रहेगा तो ठीक होगा। अगर आप अच्छी डाइट लो ना, अपनी डाइट को ऑब्जर्व करो, आपको भी अपना बैलेंस समझ आना शुरू हो जाएगा कि फ़लानी चीज़ लेती हूँ तो काम ख़राब होता है, यहाँ ये करती तो ठीक रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, रात का डिनर लेट से लेट ना करना। आई हैव सीन पेशेंट इवन इन माई फैमिली कि सब सेट है, रात का खाना लेट कर दे, अगले दिन केजी बढ़ा होता है। ठीक है, क्योंकि स्टमक इश्यूज़ भी करता है ना फिर ये,
आदत है वो ब्लोटिंग का होता है, स्टूल पास नहीं हो रहा होगा, हर किसी कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं ये मसले, फिर ब्लोटिंग हो जाती है, अगले दिन केजी बड़ा होता है, जो कि नॉट नेसेसरीली कि चर्बी ही हो, पर प्रॉब्लम तो है ना, मैदा भी ख़राब है तो आपका काम तो ख़राब है। आपका मैदा भी शुड बी इन अ वेरी गुड कंडीशन कि बॉडी को हमारे को पहला मीडियम ही हुआ है ना, खाना गया तो मैदे में गया सीधा, पहला मीडियम ही वो है हमारे खाने को क्या करना है उसका, ठीक है। मैदा ही ख़राब है तो वहाँ काम ख़राब है, क्योंकि मैदे ख़राब होते हैं उनको वेट लूज़ करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस, क्योंकि उन बेचारों को कभी कोई चीज़ सूट करती है और वही चीज़ अगले हफ्ते सूट नहीं कर रही होती, देन दे आर यूजिंग मेडिकेशंस एज वेल फॉर दैट, वो वाले केसेस आर द मोस्ट डिफिकल्ट। तो मैदा कभी ख़राब ना होने देना। और मैदा उनका ख़राब होता है जो लोग लेट सोना, सबसे पहले लेट सोना और बाज़ार से बार बार फ्रीक्वेंट खाना, ये जो हमारे कॉलेज की बिरयानी शरियानियाँ होती हैं, मसाले ख़राब तेल ख़राब, ये दोनों चीज़ें मिलकर तबाही मचा देंगी इन 5 years और सो, 5-6 साल डिग्री करनी होती है ना, उतने में तबाही मचा देंगी आपकी हेल्थ की, आपका जो है ये 1 बजे वाला टाइम अगर आप घर से नहीं लेके जा रहे। लास्ट टाइम यहाँ पे आ गए, ये बात समझ आ गई ना सारी, कि प्रोटीन आपने बैलेंस करना है 8 o'clock मेजरली, उसके अलावा दिन में एक दफ़ा एग ग्लास में लेना ऊपर, और कोशिश करो जो 1 o'clock वाला है उसमें आप जो भी ग्रेन या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो ना, इवन ओट्स से आपको पता है चिकन डाल के और दाल डाल के बन जाते हैं, यू कैन ऐड दाल एज वेल, यू कैन ऐड चिकन इन देम एज वेल, ठीक है। तो यहाँ भी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में भी एक प्रोटीन का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, एक बोटी की बात नहीं करी, एक अच्छा प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, और रात में तो फोकस ही प्रोटीन पे होना चाहिए। अगर आपने रात की प्रोटीन किसी दिन मिसमैनेज कर दी, आप उस दिन की प्रोटीन पूरी नहीं कर पाए, ये समझ लेना, क्योंकि प्रोटीन बैलेंस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारी डाइट में अमूमन हमारा सारा फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पे होता है, प्रोटीन पे नहीं होता। लास्ट कुछ पॉइंट्स, पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को फाइबर बिल्कुल ठीक कर देता है। जैसे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप लोग इंजीर, खुश्क इंजीर मिलती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। पानी अच्छा पिएं, पूरा दिन बैठे नहीं रहना, जो लोग बिल्कुल ही बैठे रहते हैं, डेस्क ड्रॉप्स होती है जिनकी, उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला लाजमी हुआ होता है, क्योंकि आप उठ नहीं रहे हो ना, आप उठो तो कोई बॉडी मूव करेगी, तो कोई बावल मूवमेंट्स होंगी ना, आप उठ ही नहीं रहे हो कुर्सी से, ठीक है। उन लोगों का मसला होता है। पीपल हु यूज़ कमोड, अमूमन कॉन्स्टिपेशन का मसला उनको भी होता है। उसके अलावा वैसे भी जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको मसला होता कोई नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का ठीक हो जाता है। अगर आप पानी अच्छा पी रहे हो, यहाँ फाइबर अच्छा ले रहे हो, और उसके बाद जो वॉक है, यहाँ से पहले ब्लैक कॉफ़ी लाजमी पीनी है, ठीक है। कड़वी होती है, मुझे पता है नहीं पी जाती, पर इट्स वेरी वेरी हेल्दी, बहुत अच्छी है, बड़े अमेजिंग रिजल्ट देखे मैंने इस पर। कोई बोला? यस। बट डेली रूटीन में जब कॉलेज गोइंग और अकेडमी गोइंग होते हैं, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत मुश्किल होती है। दिन में कोई टाइम 30 मिनट्स निकालना सिर्फ। चलो अगर 7 o'clock नहीं ना हो पाती तो डिनर के 2 घंटे बाद कर लें, तो बच्चे करनी है। पता है क्या होता है, जैसे मैं डाइट प्लान जब देखती हूँ ना पेशेंट्स को, जो हॉस्पिटल वगैरह दिखाने आते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के होते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि मुझे बहुत नापसंद है डाइट से डेफिसिट में लेके जाना। डाइट से डेफिसिट का मतलब ये होता है कि डाइट ही कम इतनी कर दी कि लूज़ होना शुरू हो गया, उसमें चंद के जी लूज़ हो जाते हैं, पर हेल्थ ही भी बच जाती है, बुरा हाल हो जाता है। उसके अलावा सस्टेनेबल नहीं है, कब तक डाइट ही डेफिसिट में रह लोगे। उसके बाद मेरी जो डाइट प्लान होता है, जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, इसमें ये होता है कि आप दिन का अच्छा लो, उतना लो जितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद डेफिसिट में जाओ फिजिकल एक्टिविटीज़ से। डाइट कम करना इज़ नेवर द सोल्यूशन। मैंने एक तीसरी कैटेगरी बतानी है अभी आप लोगों को। फर्स्ट थी कि उसी डाइट को कंट्रोल कर लो, एग्जिस्टिंग डाइट को। दूसरी थी कि ये तो काम करता ही करता है, बस हर एक को अपना बैलेंस थोड़ा सा ढूंढना होता है इन जनरल रिकमेंडेशंस पे। तीसरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कॉन्स खुद करने के थोड़े ज़्यादा कभी कभार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगेन वही फर्स्ट पॉइंट कि आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस नहीं कर पाते। उसमें क्या होता है, अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले पेशेंट से बात कर रही थी, उनका मेरा अभी तक एक ही झगड़ा चल रहा है। वो उन्होंने गूगल से क्योंकि पढ़ा होता है तो गूगल कहता है कि आप विंडो बनाओ अपना, ठीक है, 8 घंटे का विंडो बनाओ, 8 घंटे खाओ और बाकी टाइम भूखा रहो। इसमें 2 तरह के मसले बहुत होते हैं जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं। वो उनको लगता है कि 8 घंटे के विंडो में फिर कुछ भी खाओ, ऐसे नहीं होता। पीसीओएस के कुछ फूड्स हैं जिनसे पीसीओएस ट्रिगर होता है। एक्स्ट्रा तेल खा लोगे ट्रिगर होगा। आप लोग मिसाल के तौर पे बेशक, अच्छा बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं मुझसे, कैलोरीज में रहते हुए KFC खा लें। अगर आपने 1000 कैलोरीज अलाउ की, मिसाल के तौर पे 1000, 1200, 1300 कैलोरीज अलाउ की हैं, हम पूरा दिन में एक ही मील लेते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बन गई ना, 1 मील अ डे, खा KFC ले, ठीक है। ये भी इस तरह नहीं होता। ये जो फ्राइड फूड्स हैं ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में जाके, ये दीज आर वेरी बैड फॉर पीसीओएस। कुछ पीसीओएस फूड ऐसे हैं, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो पीसीओएस को ट्रिगर करते हैं, वो नहीं लेने होते। ये कहना है कि मैं कैलोरीज के बीच में रहते रहते गुलाब जामुन खा लूँ और कुछ भी ना खाऊँ, सिर्फ गुलाब जामुन खा लूँ, कैलोरीज तो पूरी हो जाएंगी ना। तो गुलाब जामुन ऑब्वियसली कुछ 3000 कैलोरीज का थोड़ी है,
हो जाएगा 500-600 का हो जाएगा, ठीक है। चीनी की क्वांटिटी कितनी है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 400 का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना, आपने फूड्स हेल्दी ही लेने हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है, अमूमन जो विंडो मैं अलाउ करती हूँ ना पेशेंट्स को, वो ये है वंस अ वीक ले लो, वंस और ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं आप, बट इन लंच। वो जो मैं बताती हूँ ये जो बात है ना कि सफ़ेद का स्टार्च निकाल दें हम, ये कोई ख़ास इतनी ठीक बात नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट्स उतने ही रहते हैं, हल्का सा मिनिमल से भी मिनिमल फ़र्क आता है, जो कि नेग्लिजिबल फ़र्क आप कह लें। ब्राउन राइस बेटर ऑप्शन है, ठीक है, पर वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। मैंने आपको जब भी वो लिस्ट दिखाई थी ना, उसमें वाइट राइस मिडल में आते हैं, ठीक है। तो मिडल से आपने ये करना होता है कि वो आप बस ट्वाइस अ वीक से ऊपर ना लें। तो उसे मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि 8 चम्मच चावल हो गए, 7-8 चम्मच चावल हो गए, 7-3 बोटियाँ हो गई, 7 सैलड अच्छा हो गया, पेट भर जाएगा, ठीक है। कौन 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 डेयरी पोर्शन क्या करना है? अच्छा, डेयरी के बारे में ये है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है। नहीं देखो, पता है क्या होता है, डेयरी आप एडजस्ट, अच्छा देखो मैंने आपको जो पहले टाइम टेबल बताया, आप उसमें डेयरी कहाँ एडजस्ट करोगे? डेयरी पोर्शन में ये होता है कि डेयरी ना, जो मैंने आपको पहले डाइट बताई है सारी, जो पिछला उसमें बताओ डेयरी कहाँ एडजस्ट होगी? दूध के साथ क्या? रोटी अंडा चाय। चाय में कितना दूध डालना है? चलो आधा का दूध पानी, ठीक है, आधा दूध ठीक है। दूध पत्ती इज़ अ प्रॉब्लम। देखो 150 कैलोरीज है एक कप में, उसको जितना मिनिमल कर सकते हो कर लो। रोटी में आपको मिलनी है 120-130 कैलोरीज, ठीक है। आपका एक मील ना 300 कैलोरीज का हो सकता है, 300 और 350 तक हो सकता है। अगर आप छोटे कप, चाय का भी बताने भूल गई, छोटा कप लें, 2-3 घूंट से ऊपर दूध ना हो और फीकी हो या स्टीविया हो, ये चाय आप दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं। पर आपको दूध का कप लेना है, वो एडजस्ट ही नहीं होना। कैल्शियम का सप्लीमेंट लें उसकी जगह, और सप्लीमेंट भी लाजमी लें। मैं बता रहा कैल्शियम का, विटामिन डी के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं पीसीओएस वालों को, ठीक है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट अपनी लाजमी चेक करवाएं, चेक करवा के अगर आपको डेफिशिएंसी निकलती है, सप्लीमेंट लाजमी लें। कैल्शियम उमन नहीं, कंप्लीट ना निकालें, उसको तरीके से इस्तेमाल करें ना, क्योंकि अगर आपने एक मील में काब्स ही काब्स कर दिए, रोटी भी वही है, या ओट्स, जैसे मैंने बताया ओट्स बना लो दूध के अंदर, उसके अंदर फ्रूट डाल लो, वेरी मच हाई इन काब्स जाएगा ये, ठीक है। उससे बेहतर है कि ओट्स लो, पानी बनाओ, नट्स और फ्रूट डालो, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मासद के जाए, नूडल्स खानी है आपने हैं? आपको क्या लगता है इंस्टेंट नूडल्स में क्या होता है? हाँ, काब्स होते हैं तो काब्स, पर काब्स की टाइप होती है, एक होता है गुड काब्स, एक होता है बैड काब्स। गुड काब्स में आते हैं हमारे सारे ये जो अनाज, फल, इवन दूध भी आता है। दूध नेसेसरीली इज़ नॉट बैड फॉर एवरीबडी, ये भी आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, पर इसमें ये कि ये ठप्पा लगा देंगे दूध है ही बुरा, डेयरी बुरी है, पर पीसीओएस ये रॉन्ग है। वही बात, ठप्पा किसी बात में नहीं लगा रही, रॉन्ग कुछ भी नहीं है। हर किसी का अपना हिसाब है कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी, क्या हिसाब किताब है, आप बंद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। हाँ, मगरिब के बाद दूध मैं कहती हूँ कि ना ही लें। अच्छा, ये जो हमारी कैटेगरी ना, इंस्टेंट नूडल्स, पास्ता अगर आपको होल व्हीट मिल रहा है तो पास्ता के अंदर चिकन और अच्छी वेजिटेबल्स डाल के आप खा सकते हो, ठीक है, लंच में। इंस्टेंट नूडल्स आर टोटली बैड 2 तरह से। एक तो जो जिस मटीरियल से वो बनी है, ठीक है, उसके अलावा उसका मसाला आप डेली खाना शुरू कर दो, 4-5 मिनट मैदे में मसला करना शुरू कर देगा। इसको ओकेजनल ही रखें, ये बैड कार्ब्स की कैटेगरी है, ठीक है। इसलिए इंस्टेंट नूडल्स, वो डब्बे के कबाब होते हैं, जब मैंने कबाब वर्ड मेंशन किया ना, आप लोग डब्बे वाले कबाब ना खरीदना शुरू करना, डिफरेंट कंपनीज़ के जो आते हैं, ठीक है, वो रेडी टू ईट टाइप, ठीक है। कबाब घर में बनते हैं। प्रोसेस्ड चीज़, ऐसी चीज़ जो बहुत प्रोसेस्ड मीट है, वो से भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बॉडी में जाके, ठीक है। अच्छा जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में सेम पैटर्न है, इसमें 3 मील्स आते हैं, 11, 3 और 7, ये 7 o'clock डन होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ तब करें जब आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं ना कर सकते तो लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, वो कहते हैं चलो 7 की बजाय 8 ही तो कर लिया ना, एक बाइट तो लिया 11 बजे, फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, वो फिर आप खुद को स्टार्व भी कर रहे हो एवं, और उसके बाद फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो मैंने पहले सारी डाइट बताई है ना, सेम डाइट इन 3 में एडजस्ट करनी है। इसका थोड़ा फ़ायदा ही होता है, इसमें पोर्शन साइज़ ज़्यादा हो जाता है,
ठीक है, काफ़ी के दिल राज़ी हो जाता है, ठीक है, आप दिल राज़ी कर सकते हो। आप यहाँ भी रोटी लो बेशक, यहाँ भी लो बेशक, यहाँ भी लो 40 ग्राम्स की, अमूमन तीनों टाइम रोटी लेके भी काम चल जाता है, ठीक है। पर मैं इसमें भी कहती होती हूँ कि इसमें भी एक टाइम पे ना ज़्यादा फोकस प्रोटीन पे होना चाहिए। मतलब अगर आप 40 ग्राम्स की रोटी भी ले रहे हो और आप, मैं कहती हूँ कि 200 ग्राम्स प्रोटीन भी खाओ तो इतना खाया नहीं जाना आपसे, ठीक है। तो इसमें भी एक टाइम पे रोटी हल्के से निकाल के ना, मतलब नाश्ते के अंदर आपको ओट्स, मतलब अगर ओट्स की बात करें तो ओट्स लेना पड़ेगा, फ्रूट फिर आधे के बजाय पूरा लेना पड़ेगा, नट्स भी यहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन टाइम, सॉरी, इसमें स्नैक नहीं एडजस्ट होगा, स्नैक इन्हीं मील्स में जाएंगे, इन्हीं, खा सकते हैं ये तो। हाँ यार शुरू हुआ तो 10 मिनट में खत्म कर दें। नहीं नहीं नहीं, घंटा नहीं लगा सकते, 15 मिनट लगा ले, 20 मिनट लगा ले, घंटे में खाना है। 45 मिनट तो हुई। मेरा छोटा बेटा आधे घंटे में खाना खाता है, उसको डांटते कि भेज चबा क्यों नहीं रहे ठीक से, 15 मिनट में खाना हो जाता है। आधा घंटा तो टू मच है, आधे घंटे में बंदे को खाना खाते खाते नींद आ जाए, क्या क्या खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये, हाँ 10 मिनट लगते हैं खाना खाने हाँ 10-15 मिनट लगते हैं खाना खाने में। नहीं, आप नेटफ्लिक्स बंद करके खाना खाओ ना, 10 मिनट ही लगेंगे। वो जो एपिसोड खत्म करनी होती है ना, उसमें लगता है 1 घंटा। जब कह रहे हो ना 1 घंटा 45 मिनट, तो एपिसोड का टाइम होता है, वो फिर एपिसोड के हिसाब से नवाले चल रहे होते हैं, तो ये नहीं करना, ठीक है। चीज़ बंद करे खाओगे, और इसको भी वैसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। खाना जो है वो टीवी और इन डिस्ट्रैक्शन से हट के खाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो फिर कहाँ थे हम, तो आपने सारे मील्स ना इसे में एडजस्ट करने हैं। ये इसका मसला, इसका नुकसान एक मुझे जो लगता है वो ये होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब हम खुद से कर रहे होते हैं ना, जो मैंने पहले 2 कैटेगरीज आपको बताई है ना, वो कुछ हद तक आप खुद से कर सकते हो। ये अगर आप खुद से करो सम टाइम, अगर आपको ये करके वीकनेस हो रही है देन नहीं करो। और अच्छा, ये भी ऐसे एक बड़ी इंडिकेशन है, कोई भी डाइट करके खुद से जब आप कर रहे हो, डाइटिशियन से करोगे उसको तो खैर आप बता देते हो ना कम्युनिकेशन से कि नहीं मेरी वीकनेस हो रही है, ऊपर नीचे वो खुद ही चीज़ कर देती है। बट आप खुद से कर रहे हो तो समझ भी नहीं आ रही होती मसला कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाइट की टाइप करके वीकनेस हो रही है तो यू शुड फ़ौरन से कंसल्ट अ प्रोफेशनल, क्योंकि डाइटिंग में वीकनेस नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है अच्छी डाइट की। ये मिसकंसेप्शन है कि भाई इतनी तो वीकनेस होनी है ना, डाइट कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता। जब न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो तो न्यूट्रिएंट्स एक चीज़ है जो बॉडी को चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि आप रोटियाँ कितनी खा रहे हो। मतलब अगर मुझे बैलेंस करना हो ना पूरे दिन की डाइट, मैं रोटी निकाल के भी बैलेंस कर सकती हूँ। कुछ लोग रोटी नहीं भी खाते, एलर्जिक होते, दिल नहीं कर रहा होता, कुछ लोग रोटी पसंद नहीं होती। मगर ऐसे पेशेंट आए तो ये तो नहीं कहूँगी कि भाई तुम रोटी खाओ, रोटी ही खानी होती है। मैं रोटी के बगैर भी इसको बैलेंस कर सकती हूँ, पर एक आम बंदा नहीं कर सकता। सो अगर कोई भी डाइट करके आपको वीकनेस हो रही है तो आपने वो नहीं करनी, क्योंकि डाइटिंग से वीकनेस नहीं हुआ करती, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये विंडो को रखें, ये सस्टेनेबल अच्छी विंडो है, क्योंकि 7 से पहले भी ख़त्म करोगे। अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं नाश्ता उठ के साथ करना है, फिर आपको ये बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, और ये पाकिस्तानी नहीं ख़त्म कर सकते। ये 5 बजे वाले जो बाहर कंट्रीज़ में लोग हैं जो 5 बजे डिनर कर लेते हैं, उनको तो फिर भी मतलब सही रहता है, हमें सही नहीं रहता। हमारे लिए ये पैटर्न ज़्यादा सही है, ठीक है। अगर इंटरमिटेंट करनी है तो दैट्स द विंडो, एंड डोंट गो फॉर 1 और 2 मील्स अ डे। वो भी टाइप होती है 1 मील अ डे, 1 मील में फिर दबा के खा लेते हैं। नो, नॉट फॉर PCOS, वैसे नॉट फॉर एनी अदर डिजीज एज वेल। मैं तो रिकमेंड नहीं करती कभी भी। ठीक हो गया, क्या हुआ है? बच्चा 11 से लेट ही मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि पता है क्या, देखो 11 से लेट करोगे तो डिनर भी तो 8 बजे आएगा ना, तो डिनर भी 8 से लेट ही ना करना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। पर ये पाकिस्तानी देसी जो रूटीन है ना, उस पर ये विंडो सेट की थी मैंने, मैं पेशेंट से करवाती हूँ। इस विंडो, इस स्पेसिफिक विंडो के पीछे रीज़न था कि 7 बजे करके 9 बजे तक वॉक कर लें या 6 बजे वॉक कर लें फिर, ठीक है। अगर ऊपर से लेट करेंगे तो वो जो है आपका ये 7 बजे वाला टाइम आगे जाएगा। तो उनके पास कोई मार्जिन होता है इस तरह के? डिनर का मार्जिन ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन फिर इन दैट सिनेरियो होता है, देखो देयर आर पेशेंट, आई हैव आल्सो डेल्ट विद पेशेंट जो कहते हैं नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट वाले दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। करने को जुगाड़ कर सकते हैं, पर वो फिर जुगाड़ ही है वो। अच्छा, वो फिर कस्टमाइज चीज़ है ना, मैं उसको ऐसे रिकमेंड कर नहीं सकती। आई नो योर इशू, ठीक है, हाँ, रात जागने वाला ना, तो कस्टमाइज मैं बता रही होती हूँ, वही करना पड़ता है। मेरे साथ कि मैं बहुत अच्छा फॉलो कर लेती हूँ पूरा दिन और बड़ा सब भी कर लेती हूँ, कार्ब्स पे भी, प्रोटीन पे भी, हर चीज़ से सब चल जाता है, क्योंकि मैंने डिनर जल्दी कर लिया होता है। तो वो जो रात जागने वाली एक स्लॉट होती है ना, उसमें फिर मुझे कार्ब्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। वो यही बात, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले बंदे को कार्ब्स की क्रेविंग PCOS को होनी ही होनी है, पर कार्ब्स आप रात को ले करना यूटिलाइज नहीं कर सकते अनलेस करके प्रोटीन्स पे फोकस रख के
हाँ थोड़ा सा प्रोटीन से मैनेज हो जाता है टू सम एक्सटेंट। उससे अगर थोड़ा सा डिनर स्लॉट आगे पीछे करके डिनर स्लॉट आगे पीछे ना कर, डिनर स्लॉट आगे पीछे ना करें, वहाँ मैं पता है क्या करूँगी रिकमेंड कि डिनर कर ले, डिनर का एक पोर्शन थोड़ा सा बचा के रात के लिए हल्का सा रख लिया, दैट कैन। हाँ नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है ये, फिर ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ तब है, आई एम डन, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ तब है जब 7 बजे आपने विंडो क्लोज कर ली है। अगर 7 बजे विंडो क्लोज है देन इट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग, वरना इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है ये। मैं पीसीओएस पेशेंट्स के लिए क्या हुआ पीना जैसा जैसे गरम जीरा या सूखा जीरा इस तरह डाल के अच्छा जीरा फॉर सम रीज़न इज़ वेरी फेमस, आई डोंट नो कि किसने हवा फैलाई है, क्या कोई ज़ीरा का कोई क्या कहते हैं किसने कोई नई इंडस्ट्री खोली थी, उसने कहा कोई एक हवा चलाते हैं ज़ीरा महंगा बिकेगा, ज़ीरा महंगा बिकेगा। क्या है जो प्रूवन चीज़ है जो मैंने अभी तक देखी है, दैट्स दालचीनी और सौंफ और दालचीनी का कावा बना लें, पर इस पर ये नहीं कहना कि बस यही कुछ कर देगा, अलॉन्ग विद एवरीथिंग दैट हमने डिस्कस की है। ये एंड पे आता है कि अच्छा अब कावा क्या लेना है, ये थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है वगैरह वगैरह, और इसे भी बहुत ओवरबोर्ड नहीं जाना कि कावा ही पीते जाओ, ठीक है। मैं आपकी की पेशेंट है, उसको पीसीओएस की पेशेंट है, लेकिन अब ना वो डाइटिंग वगैरह सब छोड़ चुकी है, वो थक गई है इससे, ठीक है, हैबिचुअल नहीं है बिल्कुल। वो अब क्या करती है कि जब पीरियड्स होने लगते हैं ना तो उसे अभी भी रेगुलर नहीं है उसके, उससे पहले कावे पीने लग जाती है, कभी धनिया डाल लिया कभी जीरा डाल लिया, तो इस तरह मतलब उसे हो जाते हैं, लेकिन फिर या तो रुकते नहीं है, होते रहते हैं या फिर रुक जाते हैं। पीसीओएस है बच्चा, यही प्रॉब्लम है पीसीओएस में, सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि पीसीओएस या पीरियड्स कराएगा नहीं, या स्पॉटिंग होती रहेगी, या हो गए तो रुकने नहीं है, अब तो उसके लिए दवाई खानी पड़ती है। ये जो है ना, ये सारी जो कबाब बताने का डिस्कशन का मकसद था ना, वो ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। पीसीओएस विदाउट लाइफस्टाइल चेंजेस ठीक नहीं हो सकता। मैं डेली ना मतलब मंथली भी आप कह लो हज़ारों मरीज़ देखती हूँ, पीसीओएस नहीं ठीक होता। मेरा पीसीओएस से बहुत एक्सपीरियंस है, मेरी सारी फर्दर रिसर्च एमफिल मेरा सारा है ही इसमें, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है, कहाँ गड़बड़े कर रहे हैं लोग, यही पैटर्न अंडरस्टैंड करते करते मुझे कितने साल हो गए हैं। और इतने सालों बाद मैंने जो अंडरस्टैंड किया ना, जो लोग ये 20-25 kg कम करते हैं ना, वो लाइफस्टाइल बनाते हैं। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे ना किस चीज़ को, आप जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको कभी भी सलूशन नहीं मिलेगा। जुगाड़ से सलूशन नहीं निकलता, बीमारी ख़त्म नहीं होती। बीमारी ख़त्म करने के लिए आपको एक प्रॉपर पैटर्न पर चलना पड़ता है। अगर किसी को पीसीओएस स्टार्टिंग से ही इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हो तो फिर जब 1.5 मंथ 2 मंथ्स हो जाते हैं तो अचानक उसको डेट सही आ रही है 1-2 मंथ से, तो फिर पीसीओएस कम हो जाते हैं या फिर ये सिस्ट होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते, पीसीओएस कभी ख़त्म नहीं होता। ये सिस्ट होते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल या अच्छी हैबिट से ये श्रिंक कर जाते हैं कि एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं, सिम्टम्स देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वही है, एक जैसा लीन पीसीओएस का भी इशू होता है कि कुछ लोगों का वेट ज़्यादा नहीं होता पर पीसीओएस होता है, सिस्ट होते हैं। तो उसके लिए एक तो फर्दर चेकअप बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन या अगर साइकिल ठीक नहीं आपको तो क्यों नहीं हो रहा साइकिल ठीक है। उसके और रीजंस भी होते हैं कुछ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाइटरी हैबिचुअल डाइटरी इशू से, जेनेटिक इशू से या इन मसलों से पीसीओएस हो रहा है, कुछ और मसले भी होते हैं इसके, ठीक है। सो उसको डायग्नोज पहले कर लिया जाए। उसके अलावा सिर्फ डाइट अपनी अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें। अच्छा ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं जो वेट मेरा ठीक है फिर भी पीसीओएस तो मुझे वॉक नहीं करनी या मुझे खा लो चर्बी वर्बी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डाइट इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर एवरीबडी, वेदर द पर्सन इज ओवरवेट और अंडरवेट, दोनों या नॉर्मल वेट। अगर सिस्ट है तो सिस्ट को ये न्यूट्रिएंट्स और पैटर्न चाहिए, इससे हम नहीं फिर सकते। और पीसीओएस में होता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हाँ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो होते हैं, बस जब होना ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है तो लोगों से दूर रहना है इसका कोई तरीका नहीं है। पीरियड्स स्टेज चल रहे हो तो तब दिल करता है कुछ खाने को, दिल भी नहीं करता, ऐसे होता है कभी कभी, तो फिर डाइट प्लान तो फॉलो नहीं होता। वो स्टार्टिंग 1-2 दिनों में मैं कहती होती हूँ कि हाँ चले ठीक है, गो ईजी ऑन योरसेल्फ, चलो अगर आप 2 दिन वॉक नहीं भी करना चाहते हो ना करो, इट्स ओके। पर थर्ड डे इज़ ऑलवेज फाइन। तीसरे दिन आप ठीक हो जाते हो, उसको थोड़े से बहाने बहूने होते हैं हमारे के, नहीं मुझे तो पीरियड्स में मैंने खाना, मैंने ये खाना वो खाना। दूसरा, इफ़ एनीबडी ऑफ यू इज़ फेसिंग द इशू, इसको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा है ना, तो मोरेंजी इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कंट्रोल होगी ना तो आपका ये क्रेविंग्स वाला मसला हल हो जाएगा। कार्ब्स की क्रेविंग नॉर्मल बॉडी को ऐसे बैठे बैठे ना कार्ब्स की क्रेविंग नहीं होती कि मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे ब्राउनी ला के दो, ये नहीं होती। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। और ट्रस्ट मी, जैसे ये ठीक होगी ना, यार का मसला थोड़ा सा भी ठीक होगा, आपको एकदम क्रेविंग खत्म हो जाएगी, आप हैरान रह जाओगे ये कहाँ गई, ये तो पहले हुआ करती थी, ये कैसे ख़त्म हो गई एकदम। आई होप इसमें जो भी डिस्कशन आज हुई है वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही होगी।
PCOS में अगर मैं इस सारी प्रेजेंटेशन को अगर शॉर्ट में कहूँ तो यही है कि सबसे पहले अपने सिम्टम्स आपने जानने हैं, उसके बाद आपने गायनेकोलॉजिस्ट को लास्ट में दिखाना है टू नो कि इशू है क्यों, आपको पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे या क्या इशू है, ठीक है। हमेशा पीरियड्स ना होने को PCOS भी नहीं कहते, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद जो मैंने आपको 3 पैटर्न बताएं डाइट के, कोशिश करें पहले घर में खुद ही अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है अगर कहीं कोई मसला होता है तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ डाइटिशियन। और आखिरी चीज़ ये कि PCOS या ऐसे इश्यूज़ जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलते हैं, डायबिटीज़ हो गया, PCOS हो गया, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडसेट अपना ऐसा क्रिएट करें कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है अपना लाइफस्टाइल बेहतर करके। अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कोई जुगाड़ या छोटा टोटका टिप तलाश करने की कोशिश करें इस वीडियो में, तो वो ना आपको मिलनी है और ना उसका फ़ायदा होता है। PCOS लाइफ लॉन्ग चीज़ है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का नाम है। जो जितना अच्छा जिसका लाइफस्टाइल होता है वो उतना अच्छा लूज़ भी कर लेता है और PCOS से भी उसको छुटकारा हासिल हो जाता है। थैंक यू।